हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि वर्मा एडिटोरिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यहां पे हम देख रहे थे 7500 प्लस सीरीज और इसमें टोटल 150 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिसको बारी बारी से वीडियो के माध्यम से हम डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें टोटल देख सकते हैं एनसीईआरटी के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस के प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है और ये सारे वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको जरूर देखें और पूरे सीरीज को देखते जाएं। जो हमने अभी तक टोटल 25 सेट का डिस्कशन किया है, उसे जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सेट नंबर 26 का पहला क्वेश्चन कि किसी वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है। तो जब किसी वस्तु से प्रकाश जब गुजरता है तो या तो पूरी तरह से गुजर जाता है या कभी क्या होता है कि जब ये इंसिडेंट होता है और फिर क्या होता है, जैसे ये लाइट, ये क्या है, इस तरह से ये इंसिडेंट रे हो गया, यानी आपतित किरण हो गया, ये गिरती है और फिर क्या होती है, एक एंगल बना के क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, यानी रिफ्लेक्टेड रे इसको बोलते हैं, क्या, परावर्तित किरणें। ठीक है, तो इस तरह से और बीच में क्या होता है, एक नॉर्मल एक अविलंब बनाता है और ये स्थिति बनती है, तो इसे बोलते हैं क्या, तो इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यानी क्या, तो परावर्तन हो गया। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि जब ये एयर यानी कि रेयर मीडियम, यहां देख सकते हैं कि क्या, एक एयर का एग्जाम्पल, एक एयर किसका एग्जाम्पल है, विरल माध्यम का, यानी कि रेयर मीडियम का। और ये जब भी क्या होता है, सघन एयर से वाटर में जब जाता है तो क्या होता है, ये प्रकाश की किरणें थोड़ी सी क्या होती है, ये अभिलंब है, अभिलंब की तरफ क्या होता है, ये थोड़ी सी अभिलंब के, ये देख सकते हैं, ये गया यहां से अभिलंब की तरफ यहाँ पे झुक रहा है। जाना चाहिए था कहाँ पे, यहाँ पे जाना चाहिए था, एक, ठीक है, एक दिशा बननी चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ये थोड़ा सा इधर मुड़ जा रही है। और यहीं पे बात करते हैं यहाँ क्या, जब ये डेंसर से यानी डेंसर मीडियम से क्या, रेयर में जा रहा है। ठीक है, रेयर में जा रहा है, यानी कि क्या, तो वाटर से एयर में जा रहा है। ठीक है, वाटर और इधर क्या, एयर। एयर, तो देख सकते हैं वाटर से जब एयर में जा रहा है तो थोड़ा सा अभिलंब से क्या हो रहा है, अभिलंब से ये दूर भाग रहा है और ये अभिलंब के पास जा रहा है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जब क्या, तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश जाती है तो किस तरफ मुड़ेगी, ये अभिलंब के तरफ मुड़ेगी, अभिलंब से दूर मुड़ेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नॉर्मल है, यानी कि अभिलंब है, अभिलंब से क्या, अभिलंब की तरफ ये गिरेगी। ठीक है, और इधर देख सकते हैं ये दूर भाग रही है, तो इसको, स्थिति को आप समझने का प्रयास करेंगे। तो इसी को बोलते हैं अपवर्तन भी बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं जब ये क्रॉस कर जाता है तो इसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। क्या, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये अपवर्तन हो गया। और रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब वो अपने ही दिशा में लौट जाता है, यानी कि एक ये पार नहीं करता है। ठीक है, एक ही मीडियम में हो रहा है। और इसे ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, जब क्या होता है कि जैसे इस मीडियम से ही आया और फिर इस मीडियम से ही गुजर गया, लेकिन उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसको समझ लें। ठीक है, प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, जो इस तरह से स्कैटर कर जाता है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं किसी वस्तु से प्रकाश के गुजरने की घटना को क्या कहते हैं। तो प्रकाश का इसे अपवर्तन भी कहते हैं या परावर्तन भी कहते हैं, लेकिन सिंपल टर्म्स में आप इसको जब क्रॉस कर जाए वस्तु से तब क्या होते हैं, ये जब रेयर से डेंसर में जाए तब क्या होता है, ये क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। परावर्तन जब वो एक ही दिशा में लौट जाता है, एक ही मीडियम में लौट जाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो उनकी दिशा और गति में बदलाव होता है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी रिफ्रैक्शन कहते हैं। और प्रकाश की किरणें विरल से सघन माध्यम में जाने पर अविलंब की ओर झुक जाती है, वही सघन से विरल माध्यम में क्या होता है, वो अविलंब से दूर झुक जाती है। इसको हमने इमेज के माध्यम से समझ लिया। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपनी ही दिशा बदलती है तो इसे प्रकाश का है जो परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन की बात करते हैं तो जब सूरज की रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है और विभिन्न जो उस तरह से डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या फिर पानी के अणु होते हैं, वायुमंडल में मौजूद गैस होते हैं, उसके अणुओं से टकराकर ये क्या कहते हैं, सभी दिशाओं में फैल जाता है, इसे कहते हैं प्रकाश का परिकर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। प्रकाश का विक्षेपण यानी डिस्पर्सन बोलते हैं, इसे क्या, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है कि जब दृश्य प्रकाश यानी विजुअल लाइट क्या होता है, अपने अलग अलग रंगों में बढ़ता है तो उसे विक्षेपण कहते हैं, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसे डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। आप जानते हैं कि उस तरह से विवग्योर बनाता है। क्या, विवग्योर एक स्पेक्ट्रम से क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम से व्हाइट लाइट जब गुजरती है तो वो 7 रंगों में टूटते हुए बिखर जाती है और एक रेनबो का है जो एक इंद्रधनुष का क्या बोलता है, निर्माण ये करता है। और विवग्योर क्या होता है, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। और रेड के बारे में जानते हैं कि इसका क्या होता है, इधर से जब जा रहा है इधर तो इधर वेवलेंथ हाई है। ठीक है, ठीक है,
यहाँ सबसे ज्यादा वेवलेंथ, और इधर क्या है, वेवलेंथ घट रहा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, ये वेवलेंथ घटते हुए जा रहा है, यानी वेवलेंथ हाई किसका होगा, हाई किसका होगा, ये रेड का है जो वेवलेंथ हाई हो जाएगा। जबकि फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी हाई किसका रहेगा, तो फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा, विवग्योर का फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा। इसमें फ्रीक्वेंसी किसका हाई रहेगा, तो विवग्योर का फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा, जबकि वेवलेंथ इसका सबसे कम रहेगा, लोएस्ट वेवलेंथ। ठीक है, इसका लोएस्ट वेवलेंथ, इसको ध्यान रखना है, वायलेट का क्या होगा, लोएस्ट वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हाई रहेगा, जबकि फ्रीक्वेंसी इधर क्या रहेगा, इसमें लो फ्रीक्वेंसी रहेगा, लोएस्ट रहेगा, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रेड का। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, काफी आपने पढ़ा ही होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है, यानी स्पेसिफिक जो रेसिस्टेंस होता है कैसा होता है। तो रेसिस्टेंस का काम क्या होता है, प्रतिरोध का काम क्या होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी किसी भी तार से फ्लो करती है, हाई वोल्टेज में फ्लो करती है, तो क्या होता है कि वो उससे जुड़े होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे आयरन, फ्रिज, टीवी, ये सब सारे जुड़े होते हैं, और उसको डैमेज होने से बचाने के लिए इलेक्ट्रिकल फ्यूज लगाया जाता है। जब यदि इलेक्ट्रिसिटी हाई अमाउंट में बहती है तो क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो होता है, जिस कारण से क्या होता है, ये गर्म हो जाता है और फिर ये टूट जाता है, जिस कारण से जानते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, समानांतर यानी पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है और सीरीज में क्या होता है। तो जानते हैं कि पैरेलल जो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक सेटिंग कराया जाता है घर में, स्विच वगैरह ये सब बल्ब जो लगाया जाता है वो पैरेलली लगाया जाता है, यानी समानांतर रूप से लगाया जाता है। जबकि सीरीज में क्या होता है, ये सीरीज जो एलईडी बल्ब वगैरह देखते होंगे, एलईडी बल्ब्स, ये जो भकभुकिया जो बल्ब होते हैं जो आप देखे होंगे दिवाली में, वो उस तरह से सजाए जाते हैं, वो क्या, तो सीरीज में और पैरेलल में क्या होता है, ये सारे जो हम लोग ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह लगाते हैं, ये सब क्या है, ये पैरेलल में जो डोमेस्टिक एप्लायंसेज होता है। यानी एक स्विच से यदि बंद करना है आपको टीवी, तो टीवी बंद हो जाएगा, एक स्विच से बंद करना है यदि पंखा, तो पंखा बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, एक स्विच बंद करेंगे तो पूरा इस तरह से एलईडी लाइट ही बंद हो जाएगा उस तरह से, और एक स्विच ऑन करेंगे तो पूरा ये जगमगाने लगेगा। ठीक है, तो फ्यूज तार की विशिष्ट प्रतिरोध क्या होती है, हाई होती है, यानी जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस सबसे ज्यादा इसका क्या होता है, ये विशिष्ट प्रतिरोध किसका, इसका क्या होगा, उच्च हो जाएगा फ्यूज तार का। और इसका बना किसका होता है, ये फ्यूज तार में आमतौर पर 60% शीशा और 40% टीन होता है, और कुछ इसमें मात्रा में एक कॉपर यानी तांबा भी लगा होता है। और इसका गलनांक लगभग क्या होता है, 200 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसको ध्यान रखना है, इसमें लेड और टीन का ये मिक्सअप होता है, कौन, ये फ्यूज तार होता है। और फ्यूज तार में उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, काफी लो होता है, जिस कारण से तुरंत ही यह पिघल जाता है। लेकिन इसमें प्रतिरोध उच्च होता है। फ्यूज तार में मोटे तार का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, और यह आसानी से गर्म होकर नहीं पिघलता है। जबकि फ्यूज का ये पतला होता है, जिस कारण से जल्दी पिघल जाता है। जानते हैं कि क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, एल बटा एरिया होता है, और फिर ये पी जो बताता है क्या, रेसिस्टेंस बताता है, रेसिस्टेंस ऑफ क्या, उस प्रोडक्ट का रेसिस्टेंस बताता है, उस वस्तु की प्रतिरोधकता को बताता है। ठीक है, और लेंथ क्या है, ये लेंथ क्या है, तो ये लंबाई है, यानी कि तार की लंबाई और एरिया, ये इसको आप सीरीज को याद रखें, तो इक्वेशन को काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसी से ये जुड़ा हुआ है। फ्यूज तार से जुड़ी कुछ बातें देखते हैं कि फ्यूज तार का इस्तेमाल विद्युत सर्किट की सुरक्षा के लिए किया जाता है, और इसमें शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, और फ्यूज तार हीटिंग के बिना पिघलता है, ताकि आग का उत्पादन न हो और आसपास के टर्मिनल या केबल को यह गर्म न करे। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस तरह से आप देख लेते हैं फ्यूज तार किस तरह से एक बना होता है घर में। आप फ्यूज इस तरह से आप लगाते भी होंगे, इस तरह से जब खींचे होंगे तो यहाँ से जब कनेक्शन हट जाता है तो बल्ब ये क्या होता है, आगे का जो कनेक्शन होता है वो लॉस्ट हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूज तार यहाँ पे जो बना होता है यही गल के अलग हो जाता है, जिस कारण से क्या होता है, ये परिपथ यानी सर्किट है जो टूट जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से टूट जाता है, और जब परिपथ में अधिक धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार गर्म हो जाता है और गल जाता है, और परिपथ क्या हो जाता है, उस तरह से भंग हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है। यानी कि कब ये क्या होता है, ये कंप्रेस होता है एयर, और कब ये क्या हो जाए, इस तरह से क्या होता है। देखिए हाई प्रेशर में क्या होगा, हाई प्रेशर में जब एयर एक साथ जब साथ घूमने लगेंगे, एक साथ सटने लगेंगे, तब उसमें प्रेशर ज्यादा रहेगा। प्रेशर यानी ठंडे प्रदेशों में या ठंडी की जगह पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। लेकिन गर्मी जैसे होगा, ये इसके मोलिकुलर फोर्स होता है जो इसका बिक पड़ने लगेगा और ये दूर भागने लगेगा, जिस कारण से ये मोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ये बिक होने लगेगा और ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से, और ये क्या होगा, ये लो प्रेशर हो जाए। जब लो प्रेशर तो हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये
प्रेशर घटेगा, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हाई प्रेशर होगा तो टेम्परेचर लो होगा, यानी हाई प्रेशर तो टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। जब ठंडी के अभी जैसे ठंडी का भी मौसम आ रहा है तो इसमें क्या होगा कि इसमें प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई होता जा रहा है, यानी कि आपस में जो अणुकण है वो क्या आपस में टकराना स्टार्ट कर गए हैं। जैसे आप एक दो लोग अपने साथ सोते हैं तो इसमें क्या होगा, दोनों एक दूसरे से चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे ठंडी में, लेकिन गर्मी में क्या होता है ये दूर भागने लगते हैं। कारण क्या है, तो यही हाई प्रेशर और लो प्रेशर, यानी कि लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर में एक दूसरे में सटते हैं क्योंकि ये गर्मी उत्पन्न करती है। तो इस तरह से क्या है, तो हवा के दबाव के कारण इसकी भिन्नता होती है, संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं कि हवा के दबाव में बदलाव के कारण ही संपीड़न और विरलीकरण होता है, यानी इस तरह से कंप्रेशन होता है। जब कोई वस्तु आगे बढ़ती है तो आसपास के हवा के कण संपीड़ित हो जाते हैं और उच्च दबाव पैदा होता है, जिसे संपीड़न कहते हैं। ठीक है, और जब कोई वस्तु पीछे की ओर जाती है तो हवा के कण फैल जाते हैं और कम दबाव वाले क्षेत्र या विरलीकरण पैदा होते, ये बनते जाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है हवा का दबाव हवा के घनत्व पर निर्भर करता है। हवा का घनत्व हवा के तापमान और अणुओं के द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है। जैसा हमने बताया कि हाई डेंसिटी रहेगा तो डेंसिटी मतलब कि हाई डेंसिटी तो हाई प्रेशर हो जाएगा, लो डेंसिटी तो लो प्रेशर। ठीक है, लो डेंसिटी तो लो प्रेशर, और वही करेंगे हाई टेम्परेचर तो लो प्रेशर, लो टेम्परेचर तो हाई प्रेशर। ठीक है, और हवा का द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान वाली कोई भी वस्तु विश्राम सतह पर दबाव डालती है। पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा वायु दबाव होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। सूरज के असमान गर्मी से पृथ्वी के वायुमंडल में भी दबाव में अंतर पैदा होते रहता है, क्योंकि लो टेम्परेचर हाई प्रेशर ये होते रहता है। हवा उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से कम दबाव वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ता है। जानते हैं कि ये हाई प्रेशर जोन कह रहा है क्या, तो हवा उच्च दबाव वाला यानी हाई प्रेशर जोन रहेगा, वो कहां से, ये हाई प्रेशर ये लो प्रेशर तरफ बढ़ते जाएगा, ताकि इसके जो एरिया है उसको भी ये कवर करता जाए और लो प्रेशर भागेगा हाई प्रेशर की तरफ। ठीक है, हवा के दबाव में बदलाव से मौसम और जलवायु पर भी काफी असर पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है यानी गलत है, तो कह रहा है जानते हैं कि परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण होता है। ठीक है, तो दो तत्वों के परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। तो दो तत्वों के परमाणु समान नहीं असमान होते हैं। ठीक है, असमान होते हैं। ठीक है, और परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है, ये तो हमने बता दिया कि परमाणु का आकार बहुत छोटा होता है। और एक तत्व के परमाणु सभी अवस्था में समान होती है। तो एक तत्व के परमाणु क्या होता है, सारे अवस्था में, चाहे वो सॉलिड लिक्विड या फिर गैस है, सारे अवस्था में ये क्या होते हैं, समान ही होते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन ए इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं परमाणु किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण होता है, जबकि अणु क्या होता है, दो या दो से अधिक क्या परमाणुओं से मिलकर ये बना होता है क्या, अणु। ये एटम हो गया, ये मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, परमाणु अकेले नहीं रह पाता, जबकि अणु क्या है, अकेले रह सकता है। परमाणु की पहचान उनके प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या से होती है। जानते हैं कि परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे नेगेटिव, ये न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज होता है, जबकि ये इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। परमाणु गोलाकार होता है, जबकि अणु क्या हो, त्रिभुजाकार, कोणीय या फिर रैखिक आकार के भी हो सकता है। परमाणु बहुत ज्यादा प्रतिक्रियाशील होते हैं, जबकि अणु क्या है, उतने प्रतिक्रियाशील नहीं होते, यानी कि उतने रिएक्टिव नहीं होते, जबकि एटॉम में ये क्या एटम है जो काफी रिएक्टिव होते हैं। परमाणुओं को रासायनिक प्रतिक्रिया में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, जिससे नए पदार्थ बनते हैं। किसको, परमाणु को। रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणु बनते या फिर टूटते रहते हैं। तो ऐसे करके आपसे डायरेक्ट है जो स्टेटमेंट बना के बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या ये अणु और परमाणु, देखने में सिंपल लग रहा है लेकिन आपको स्टेटमेंट में देके फंसा सकता है, तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो परमाणु में एक केंद्रीय नाभिक होता है, जानते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से होता है, और उसका ये चार्ज पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। नाभिक के चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन उस तरह से घूमते रहता है। और अब इसने देखा होगा, ठीक है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन भी रहता है और न्यूट्रॉन भी होता है, और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन इस तरह घूमते रहता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे जीरो चार्ज, जिसका आंसर न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है, ये पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, परमाणुओं की परमाणु संख्या उसके प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो प्रोटॉन की संख्या जितनी होती है, जो न्यूक्लियस में नंबर होता है प्रोटॉन का, उसी के आधार पे ये है जो एटॉमिक नंबर बनाया जाता है। परमाणु द्रव्यमान उस तत्व के समस्थानिकों का भारित औसत होता है। ठीक है, उस तरह से परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता है, एटॉमिक मास निकाला जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला कि धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है, तो इसको तन्यता कहलाते हैं, डक्टिलिटी, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी क्या होता है, तो धातुओं के पतले तारों में खींचने, यानी कि कोई भी धातु है उसको पतले तार में खींचा कितना जाए, उसी को कहते हैं डक्टिलिटी।
यानी कि तन्यता, यानी कि उसको कितना ताना जाए। ठीक है, ज्यादातर धातुएं तन्य पदार्थ होती है, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा और अर्बियम ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे क्या मेटल होते हैं जो क्या होते हैं कि ये तन्यता इसमें ज्यादा गुण पाए जाते हैं। प्लेटिनम की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा है जो तन्य धातु होता है कि सबसे ज्यादा इसको बोलते हैं डक्टाइल मेटल। ठीक है, क्या प्लेटिनम, जबकि सोना इसके बाद फर्स्ट में ये प्लेटिनम हो गया, सोना दूसरा नंबर पे है, सोना सबसे ज्यादा है जो दूसरे तन्य धातु है सेकंड नंबर पे, और पहला प्लेटिनम है। और 1 ग्राम सोने से करीब कितना, तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। यानी यदि आपके पास 1 किलो सोना है तो उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, खींचा जा सकता है। धातुओं को पीटकर पतली चादरों में, यहां पे देख सकते हैं कि पतली तारों में खींचने की क्षमता को कहते हैं तन्यता, जबकि पतली चादरों में यानी सीटों में इसको खींचा जाए, बदलने जाए तो इसको प्रक्रिया को आघात वर्धनीयता कहते हैं, यानी मैलिएबिलिटी प्रोसेस कहते हैं, मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो सोना और चांदी सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातुएं हैं, यानी कि जब उसमें पीट के क्या उसका चादर बनाया जाए, उसका सीट बनाया जाए, तो सबसे ज्यादा किसका, तो सोना इसमें नंबर 1 पे होगा और चांदी इसमें सेकंड पोजीशन पे होगा। तो सबसे ज्यादा मलेबल प्रोडक्ट कौन है, तो ये सोना है, और मलेबल प्रोडक्ट सेकंड स्थान पे चांदी है। धातुओं की आघात वर्धनीयता और तन्यता के कारण ही उन्हें जरूरत के हिसाब से अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखना है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं इंग्लिश में वही है कि द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन शीट्स, ठीक है, इनटू थिन वायर्स, डक्टिलिटी, ठीक है, और थिन शीट्स में क्या, तो मैलिएबिलिटी। इसी प्रोसेस को याद रखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है, तो क्षारीय विलयन क्या होता है, उसमें जो बेसिक होता है, ठीक है, जानते हैं इस तरह से बनाया जाता है पीएच स्केल, और पीएच स्केल में बीच का जो होता है क्या 7 होता है, बीच में 7 होता है जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होता है, यानी जैसे कि वर्षा का पानी या फिर सफेद जल होता है जो क्या न्यूट्रल होता है इसका पीएच वैल्यू। लेकिन इधर की ओर जब बढ़ते हैं तो क्या होता है, ये एसिडिक की ओर बढ़ रहा है, यानी कि इधर बढ़ते हैं तो बेसिक, इस तरह से जो क्षारीय अवस्था बदलता है इधर एसिड अवस्था बढ़ते जाता है, जिस कारण से आप देखते हैं इधर जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड उसका क्या एसिडिक, मोर एसिडिक होते जा रहा है, जबकि उधर देख सकते हैं बेसिक क्या, तो उसका अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर उस तरह से देख सकते हैं अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इसमें है जो बेसिक नहीं है, क्षारीय नहीं है, जबकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये सब क्या है, तो ये क्षारीय विलयन का एग्जांपल है। इसमें क्षारीय विलयन कौन नहीं है, तो अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इधर बेसिक, इधर ये क्या, ये पीएच वैल्यू है। ठीक है, क्या है, पीएच वैल्यू है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। देख सकते हैं क्षारीय विलयन के कुछ उदाहरण है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, धोबन सोडा जिसे Na2CO3 10H2O कहते हैं, यानी ये से बासिंग पाउडर भी कहते हैं, बासिंग सोडा भी कहते हैं। क्षारीय विलयन का मूल घोल भी कहा जाता है, यानी बेसिक जो विलयन होता है, सॉल्यूशन होता है, उसको कहा जाता है किसको, क्षारीय विलयन को। इसका पीएच मान देख सकते हैं, पीएच मान क्या है, 7 से ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा। और क्षारीय विलयन बनाने के लिए धातु ऑक्साइड या धातु हाइड्रोक्साइड को पानी में घोला जाता है। ठीक है, और विलयन जानते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, उस तरह से पूरी तरह से वो एक दूसरे में मिल जाए तब उसको समांगी मिश्रण कहा जाता है, यानी होमोजीनस सॉल्यूशन। विलयन में मौजूद पदार्थों के कण बहुत छोटे होते हैं, करीब 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं, और पानी में चीनी या नमक घोलने पर जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, विलयन कहते हैं। सोडा वाटर भी विलयन का ही एक उदाहरण। जाते हैं सोडिया वाटर में क्या होता है, तो इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड इसमें मिक्स होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही सोडा वाटर में ये जो फिजी नेचर का ये जो बुलबुला टाइप का निकलता है, तो ये किसके द्वारा, ये CO2 और CO2 प्लस वाटर दोनों मिलता है, CO2 प्लस H2O मिलता है, तो क्या बनाता है, ये कार्बोनिक एसिड बनाता है। क्या, कार्बोनिक एसिड बनाता है, कार्बोनिक एसिड ये बनाता है। ये थोड़ा एसिडिक नेचर का भी होता है, सोडा वाटर जानते ही हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी कि जानते हैं कि लिटमस क्या होता है, एक कागज उस तरह से लाइकेन का बना होता है, लाइकेन का अलगी का बना होता है, और इसे जब एसिड में डालते हैं तो क्या होता है, ये नीले को क्या कर देता है, लाल कर देता है। यानी कि देख सकते हैं ये सिरका है जो क्या करेगा, जैसे इसमें एक कोड आपने पढ़ा होगा अनिल, यानी अनिल क्या करेगा, अम्ल क्या करेगा, नीला को लाल कर देगा। जब अम्ल में जब नीला लिटमस पेपर को डालेंगे तो लाल में बदल देगा। ठीक है, उस तरह से ये क्या होता है, एक अनिल होता है, और फिर जैसे ये क्या करेगा, अम्ल है जो नीला को लाल में बदल दिया, और फिर एक लाल को नीला में बदलता है कौन, जब बेस में इसको डाला जाता है। तो जब लाल को नीला में डाला जाता है, लाल को
बेस में डाला जाता है तभी क्या होता है, नीला हो जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि सिरका क्या है, एक अम्लीय पदार्थ है और इसमें एसिटिक अम्ल होते हैं, एसिटिक अम्ल होते हैं। ये चूने का पानी, धोवन सोडा, बेकिंग सोडा, ये सब सारे क्या है, ये सब सारे बेस हैं, बेस है। यानी कि इसमें जब डालेगा तो क्या होगा, नीला लिटमस यानी लाल लिटमस क्या होगा, यहां देख सकते हैं लाल लिटमस क्या होगा, नीला हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, अनिल का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। लिटमस क्या है, एक आम्ल क्षार सूचक है, यानी कि एक एसिड बेस इंडिकेटर है, यानी कि एसिड या बेस को टेस्ट करने के लिए उस तरह से एक इंडिकेट करने के लिए लिटमस का यूज किया जाता है। उसी तरह से फेनोल्फिनीन है या फिर मिथाइल ऑरेंज है, उस तरह से इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। अम्लीय घोल में नीला लिटमस पेपर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, नीला ब्लू क्या रेड हो जाता है, जबकि लाल लिटमस पेपर क्षारीय घोल में क्या होता है, नीला हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है, आपने पढ़ा होगा। लिटमस का इस्तेमाल किसी घोल की अम्लीयता या क्षारीयता की पहचान करने के लिए किया जाता है, यानी एसिड बेस्ड इंडिकेटर के रूप में इसका किया जाता है। और पीएच मापक 0 से 14 तक का होता है, जानते हैं कि 0 से 14 तक पीएच वैल्यू मापा जाता है। अगर किसी घोल का पीएच मान 7 से कम है तो उसे अम्लीय कहा जाता है, और 7 से ज्यादा है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है क्षारीय। जैसे बेकिंग सोडा, चूने का पानी और बेकिंग सोडा क्या है, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है क्योंकि ये क्षारीय नेचर का है। यहां देख सकते हैं एसिड क्या करेगा, यहां पे एसिड ब्लू लिटमस को टर्न करेगा, रेड में कर देगा। देख रहे हैं ब्लू को हम एसिड में डाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, रेड हो जा रहा है। वही बेस में जब डाल रहे हैं रेड लिटमस को तो ये ब्लू में उसको कन्वर्ट कर दे रहा है, और ये लाइकेन होता है। इस तरह से आप देखे होंगे, एल्गी देखे होंगे। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन, एस्टेटाइन ये क्या है, एस्टेटाइन है। हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछ सकता है तो एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, एटॉमिक नंबर 85 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर एस्टेटाइन का क्या होता है, ये क्या 85 होता है, ध्यान रखना है। तो कह रहा है इसको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन को समानता किस नाम से जाना जाता है, तो हैलोजन के नाम से जाना जाता है। हैलोजन यानी उस तरह से इसमें सॉल्टी नेचर होता है। ठीक है, सॉल्टी नेचर जानते हैं कि, और उस तरह से आप न सुना भी होगा हैलोफाइट्स, हैलोफाइट्स, हैलोफाइट्स क्या होता है, हैलो मतलब सॉल्ट, यानी कि वैसे पौधे जो क्या होता है डेजर्ट में उगते हैं, यानी कि जो नमक क्षेत्रों में, सॉरी यहाँ पे हैलो मतलब क्या होता है, उसको जेरोफाइट्स बोलते हैं। जेरोफाइट्स क्या होता है, जेरोफाइट्स जो डेजर्ट में उगते हैं, वैसे पौधे जो डेजर्ट में उगते हैं, और वैसे पौधे जो साल्टी रीजन में उगते हैं, और उस तरह से उस सॉल्ट रेसिस्टेंस होते हैं, सॉल्ट रेसिस्टेंट पौधे होते हैं जो हैलोफाइट्स कहलाते हैं, जबकि डेजर्ट रेसिस्टेंस पौधे होते हैं जो जेरोफाइट्स कहलाते हैं। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो हैलोजन गैस के कुछ उदाहरण है, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन है। और ये आवर्त सारणी के समूह कितना 17 में लोकेटेड है, और आने वाले गैर धातु तत्वों का एक समूह है। हैलोजन शब्द ग्रीक भाषा के हेल और जेन से मिलकर बना है, जिसका मतलब नमक और उत्पादन करना है। ठीक है, हैलोजन धातुओं के साथ मिलकर लवण बनाता है और इन लवणों को हैलाइड कहा जाता है। हैलोजन प्रकृति में तत्व के रूप में नहीं पाए जाते, बल्कि यौगिक के रूप में यह पाया जाता है, किसमें, कंपाउंड के फॉर्म में पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। हैलोजन कमरे के तापमान पर पदार्थ के तीनों अवस्था में पाए जाते हैं, यानी कि लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों में पाए जाते हैं। हैलोजन का इस्तेमाल औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है, और हैलोजन अत्यधिक जहरीले होते हैं और मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। जबकि आयोडीन है जो क्या, तो आयोडीन का इस्तेमाल हम जानते हैं कि किसके लिए, तो नमक के रूप में करते हैं, जो हमारे ये घेघा रोग से भी बचाता है, ग्वाइटर होने से बचाता भी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है, यानी मॉलिक्यूल्स है, तो क्या इसमें वाटर हो जाएगा, H2O हो जाएगा। जानते हैं कि शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है, तो जल की मात्रा, यानी 70% से अधिक की मात्रा हमारे शरीर में जल होती है। 70% या 70% से अधिक हो सकती है। कोशिका में सबसे ज्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है, और यह कोशिका द्रव्यमान का 70% या उससे ज्यादा होता है। और यह पानी क्या है, एक रंगहीन है, पारदर्शी, स्वादहीन और गंधहीन होता है। हालांकि जब इस तरह से RO का जब इस्तेमाल होने लगा पानी का प्यूरिफाई करने के लिए, वाटर प्यूरिफायर का, तो इसमें देख सकते हैं कि पानी में अब कुछ स्वाद भी आना स्टार्ट हो गया है। तो इस तरह से आप देखते होंगे किस तरह से टेस्ट खारा आ रहा है या फिर मीठा है। कोशिकाएं पानी, अकार्बनिक आयनों और कार्बन युक्त कार्बनिक अणुओं से बनी होती है। ज्यादातर कार्बनिक अणु कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड से ये जुड़े होते हैं। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, जबकि कार्बनिक पदार्थ के रूप में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, तो प्रोटीन पाई जाती है। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है,
और कोशिका झिल्ली में प्रोटीन की बड़ी मात्रा होती है। आमतौर पर झिल्ली की मात्रा का लगभग 50% ये प्रोटीन कोशिका के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। पौधों में लचीलापन यानी किस ऊतक के कारण होता है? तो जानते हैं कि उस तरह से जो टिश्यू होते हैं पौधे में भी, जैसे कॉलन कायमा, स्क्लेरन कायमा, पैरेन कायमा, ऐसे टिश्यू होते हैं जो जैसे देख सकते हैं पौधे में लचीलापन कौन करता है? तो पैरेन कायमा। क्या? तो पैरेन कायमा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कॉलन कायमा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं पौधों में लचीलापन किसके द्वारा? तो कॉलन कायमा ऊतक के कारण होता है। जबकि स्क्लेरन कायमा क्या करता है? पौधों में है जो ऊतक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, उस तरह से हार्ड और स्ट्रॉन्ग बनाता है। कौन? स्क्लेरन कायमा। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो कॉलन कायमा एक अस्थायी ऊतक है जो पौधों को लचीलापन और अस्थायित्व प्रदान करता है। देख सकते हैं कि शुरू में जब पौधे बड़े होते हैं तो क्या होता है? जब हवा तेज चलती है तो क्या होता है? वो थोड़ा सा लचकता है, लेकिन फिर में क्या होता है? फिर हवा शांत होने के बाद फिर अपने शेप में ही आ जाता है। ये किसके कारण होता है? तो शुरुआत में ये पैरेन किसके द्वारा? कॉलन कायमा की टिश्यू के होने के कारण होता है। ये पौधे के विभिन्न भागों को बिना टूटे आसानी से झुकने की अनुमति देता है, यानी उसमें हेल्प करता है। कॉलन कायमा ऊतक चाय की पत्ती के ठंडल में एपिडर्मिस के नीचे यह मौजूद होता है और यह कोशिकाओं के कोने पर मोटा होता है। कॉलन कायमा ऊतक जीवित कोशिकाओं से बना होता है और इसमें सेलुलोज की उपस्थिति भी होती है, क्योंकि उस समय अभी वो पौधा शुरुआत में ही होता है। कॉलन कायमा ऊतक पौधों को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। किसके द्वारा? तो उस तरह से हेल्प करता है जाइलम और फ्लोएम, यानी कि जाइलम क्या होता है? रूट से सूट तक जल पहुंचाने की प्रक्रिया को कहते हैं जाइलम। और फ्लोएम क्या होता है? जब ये फल को है जो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर है जो प्रदान करते हैं, या ऊपर से नीचे, ये दोनों क्षेत्र में होते हैं, यानी अप डाउन, और ये अप और डाउन दोनों फ्लो में चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं जाइलम और फ्लोएम होता है जो इस तरह से मान लें कि क्या है? तो ये पौधे का उस तरह से क्या है? एक सेल वॉल बना हुआ है, एक रिंग बना हुआ है। और यहीं पे देख सकते हैं ग्राउंड टिश्यू है, डर्मल टिश्यू है, जो बाहर का एपिडर्मल जो टिश्यू होता है, बाहरी का स्किन होता है। और वेस्कुलर टिश्यू में दो आते हैं, जाइलम और फ्लोएम आते हैं। जो फल का ट्रांसपोर्ट करे वो फ्लोएम, और जल का ट्रांसपोर्ट करे क्या? तो ये क्या हो गए? जाइलम हो जाएगा। पैरेनकाइमा ये थिन सेल वाल से कनेक्टेड होते हैं, पैरेनकाइमा। जबकि कॉलेनकाइमा क्या होते हैं? तो अनइवन थिकनिंग ऑफ सेल वाल होते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जैसे एक सेल कहीं मोटा हो गया, कहीं पतला हो गया, कहीं मोटा कहीं पतला, उस तरह से सेल वाल में होता है। पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड वाइज नहीं होता है। वेल थिकन्ड विथ पीसी यानी पैक्टिन एंड सेलुलोज से ये क्या होते हैं? ये वाल किसका बना होता है? तो पेक्टिन और सेलुलोज का ये बना होता है। स्क्लेरन काइमा की बात करते हैं तो इवन थिकनिंग ऑफ सेल वाल, यानी कि सेल वाल को पूरी तरह से है जो एक सुदृढ़ अवस्था में इसको क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है, गहराई प्रदान करता है। और ये बाल थिक एंड विथ किसका? तो लिग्निन, लिग्निन के कारण ये क्या उस तरह से सेल वाल की जो इसका कोशिका का दीवार है उसकी मोटाई होती है। किसके कारण? लिग्निन के कारण। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? तो प्रजनन की बात करते हैं तो इसमें द्विखंडन पद्धति के द्वारा होता है, यानी कि इसमें द्विविभाजन होता है, बाइंडरी फिशन होता है अमीबा में। जानते हैं कि अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर प्रोटोजोआ है और इसमें अलैंगिक प्रक्रिया के जरिए इसमें प्रजनन होता है। इस प्रक्रिया में अमीबा क्या होता है? दो समान संतति कोशिका में बढ़ जाता है। इसको इमेज में देख सकते हैं किस तरह से एक पेरेंट अमीबा है, उसमें क्या एलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या? तो ये थोड़ा सा बढ़ रहा है, यानी दो क्षेत्रों में बढ़ रहा है, जिस कारण से फिर क्या होता है? बाद में कुछ समय के बाद इसका डिवीजन हो जाता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इधर भी बना लेता है और इधर भी बना लेता है। और बाद में क्या होता है? दो डॉटर सेल में ये टूट जाता है, दो डॉटर सेल में टूट जाता है। और यही जब इसको भोजन की प्राप्ति करना है तो ये क्या करेगा? इसी को, जैसे ये इसको बोलते हैं क्या? सूडोमोनास बोलते हैं। और ये फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या करता है? इसमें जैसे कोई कीट है, इसको अपने में इस तरह से फैला के अपने में ले आया, लेके क्या होता है? इसको घुमा दिया और वैक्यूल के माध्यम से क्या होता है? इसको पचा लेता है। और पचाने के बाद क्या होता है? वैक्यूल के साथ ही ये यहाँ पे छोड़ देता है, यानी एक्सक्रेट कर देता है। तब इसका ये प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस प्रोसेस बोलते हैं। अमीबा के क्या खान पान करने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो जानते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसके द्वारा किया गया? विलियम हार्वे के द्वारा। विलियम हार्वे के द्वारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किया गया और इसमें इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि इसमें वेन्स होते हैं, आर्टरी होते हैं, हार्ट होते हैं, इसका ये कैपिलरी होते हैं, इसका मेन रोल होता है। जैसे इसमें हृदय, धमनियां, नसें, केशिकाएं, इसका मेन रोल होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। और परिसंचरण तंत्र शरीर में पोषक तत्व और हार्मोन को है जो एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसफर करते रहता है। और ये शरीर की चप अपचय गतिविधियों से उत्पन्न अवशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त गर्मी को भी यह बाहर निकालते रहता है। हृदय छाती के अंदर फेफड़ों के सामने और थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। आपने इसको इमेज में देखा ही होगा। और हृदय क्या? तो चार ह्यूमन जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर में बना होता है, देख सकते हैं।
हृदय वाल्व की वजह से रक्त का प्रवाह एक दिशा में होता है और कच्छों के संकुचन से दिल की धड़कन की आवाज भी निकलती है, यानी कि जब ये संकुचन होता है तो दिल की आवाज भी, धड़कन की आवाज भी निकलती है। धमनियां पतली मांसल नालिकाएं होती जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को क्या करता है, हृदय से शरीर के अलग अलग हिस्सों में ले जाती है। तो ये क्या होता है, धमनियां, यानी आर्टरी की बात करते हैं, क्या है ये, आर्टरी है, आर्टरी, और ये क्या है, वेंस है। तो आर्टरी क्या करेगा, तो आर्टरी जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से शरीर के अलग अलग हिस्सों में ले जाएगा, जबकि ये क्या करेगा, नस क्या करेगा, वेंस क्या करेगा, रक्त वाहिकाएं होती है जो ऑक्सीजन रहित यानी डी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको हृदय में वापस ले जाती है और फिर इसी को प्रोसेस को ये चलता जाता है। यानी वेंस और आर्टरी का जो मेन फंक्शन होता है वो हार्ट तक ले जाना, और हार्ट को क्या करेगा, उसको प्यूरिफाई करेगा ब्लड को। ठीक है, कोशिकाएं बहुत छोटी धमनियां और नसों को ये जोड़ते रहती है, क्या, केशिकाएं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें कह रहा है, देख सकते हैं, रक्त है, हृदय है, धमनियां है, ये सब सारे क्या है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम का ही अंग है, इसी का भाग है। लेकिन बड़ी आंत की बात करते हैं तो बड़ी आंत इसका भाग नहीं है, ऑप्शन डी इसके करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता, यानी कि ऐसे प्लांट्स होते हैं, इस तरह से होते हैं, यानी कि जैसे आप देखे होंगे कि नदियों या समुद्र में उस तरह से एल्गी होता है जो बिछा रहता है, उसको एकदम इतनी पतला होता है कि उसको पता ही नहीं चलता है उसका कहाँ पे जड़ है, उसका कहाँ तना है, उसका कहाँ पे फल है। ठीक है, उस तरह से क्या बोलते हैं उसको, इसको बोलते हैं स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगारा। यहाँ पे एग्जाम्पल, यहाँ इमेज में देख सकते हैं, इस तरह से ही फैला होता है, कहाँ पे, इस तरह से फैला होता है, देख सकते हैं, इस तरह से तालाबों या फिर नदियों में फैला होता है, स्पाइरोगायरा होता है। ठीक है, और स्पाइरोगायरा एक किसका है, तो स्पाइरोगायरा थैलोफाइटा प्रभाव का एक पौधा है। किसका भाग का पौधा है, थैलोफाइटा का भाग है, जिसकी शरीर, जड़, तना और पत्तियों में विभाजन नहीं किया जा सकता है। और पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है, यानी एल्गी कहा जाता है, और ये स्थायी रूप से पानी में रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपने देखा भी होगा इमेज में। इसे कहा जाता है वाटर सिल्क या पॉन्ड सिल्क या मरमेड सिटेसिस, और ब्लैंकेट विड भी इसको नाम दिया गया है। यह एक हरा तंतुमय कैरोफाइट शैवाल है। स्पाइरोगायरा में कोशिका भित्ति होता है, केंद्रक होता है, पायरेनाइड होता है और स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट भी होता है, जिस कारण से इसका रंग हरा होता है। स्पाइरोगायरा लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से ये प्रजनन कर सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पाइरोगायरा का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किस तरह का, किस नेचर का है, तो ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों करता है। स्पाइरोगायरा एक कोशिकीय जीव है जो जुड़कर बहुकोशिकीय तंतु बनाता है, और एंटोन वैन लीeuwenhoek ने माइक्रोस्कोप से देखा पहली जीवित कोशिका, किसका नाम, शैवाल स्पाइरोगायरा ही था। ठीक है, तो जानते हैं कि बैक्टीरिया की खोज किसने किया, लीeuwenhoek ने ही किया था, और लीeuwenhoek ने ही माइक्रोस्कोप की सहायता से सबसे पहली जीवित कोशिका शैवाल स्पाइरोगायरा ही की खोज किया था। ठीक है, निम्न में कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है, देख सकते हैं, होठों का सूजना, हाथों तथा पैरों की त्वचा पर मोटा वर्णक का होना, चिड़चिड़ापन आपका नेचर हो जाएगा। किस कारण से, तो विटामिन B3 की कमी से। विटामिन B3 किसके, विटामिन क्या, तो विटामिन B3 की कमी से क्या होता है, ये पेलाग्रा होता है, और नियासिन की इसमें, इसका केमिकल नेम क्या है, नियासिन है, और पेलाग्रा होता है, जिस कारण से इसका नियासिनोमाइड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका केमिकल नेम भी हो गया। और बेरी जानते हैं विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, बेरी जिसे थायमिन कहते हैं। क्वासियोरकर जानते हैं कि प्रोटीन की कमी से होता है क्वासियोरकर, और इसमें क्या होता है, कुछ तरह से पेट है जो पूरा फूल जाता है। किस कारण से पेट फूल जाता है, पेट बड़ा हो जाता है अपने शरीर के साइज के अनुसार। और क्यों होता है, तो इसमें उस तरह से माल न्यूट्रिशन होता है, यानी कि पोषण में कमी होता है, जिस तरह से जैसे अफ्रीका के प्रमुख क्षेत्रों में ऐसा देखा गया है। और वैसा ही एक मरासमस होता है, क्वासियोरकर और क्या, मरासमस भी क्या होता है कि शरीर का जो हेड है जो क्या होता है, शरीर के प्रोपोर्शनली क्या होता है, ज्यादा ये बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये मरासमस, और शरीर का जो अन्य भाग है क्या, पतला रहता है, किस कारण से, तो प्रोटीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गायटर होता है, और इसमें क्या, इसे घेघा रोग भी बोलते हैं, और ये आयोडीन की कमी से होता है। इसमें क्या होता है, गला में यह इस तरह से बड़ा हो जाता है, गला फूल जाता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करना हो तो किस तंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर जानते हैं, इंडोस्कोपी। और इंडोस्कोपी किस फंक्शन पे काम करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये काम करता है। इस तरह से आप देखते होंगे कि जो अपर इंडोस्कोपी होता है, एक लोअर इंडोस्कोपी होता है। यानी अपर इंडोस्कोपी में क्या करता है, ये मुंह के सहारे इसमें आपको
ये गला के थ्रू अंदर डाला जाता है पाइप, और उसमें क्या होता है, एक कैमरा लगा होता है और बाहर से लाइट भी दिया जाता है, जिस कारण से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के माध्यम से क्या होता है, लाइट है जो आकर के बाहर उसका अंदर का विजुअली है जो रिकॉर्ड करके आपको भेजता है, बाहर अंदर का दिखाता है सिस्टम की आपके में कहाँ पे या लीवर का दिक्कत है या फिर उस तरह से कहाँ पे डैमेज है वो दिखाता है। और दूसरी तरह से एक लोअर एंडोस्कोपी होता है जो क्या, तो शरीर के एनस भाग से क्या होता है, उसको पाइप को डाला जाता है और उसके फिर ये फिर स्टमक या फिर नीचे का जो इंटेस्टाइन है उसको भी जांच किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। संविधान निम्न में किसके लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति देता है, तो इसका आंसर जानते हैं कि आर्टिकल 23 और 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन दिया गया है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें यदि बच्चा या फिर उस तरह से स्त्री या फिर जनजाति के उस तरह से क्या किया जाएगा, शोषण किया जाएगा, तो आर्टिकल 23 और 24 के सहारे वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। ठीक है, जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट उसमें रिट जारी कर सकता है। ठीक है, दलितों के बारे में बात करते हैं तो दलित के बारे में जानते हैं। आर्टिकल क्या है, 17 में दिया गया है, ये अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत का किसी भी माध्यम में नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, और यदि ऐसा किया जाता है तो पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1955 में लाया गया था और फिर बाद में 1989 में इसको अमेंड भी किया गया, जिस कारण से क्या होता है कि यदि किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी किया जाएगा तो यह पूरी तरह से है जो क्या है, ये सजा के पात्र बनेगा। ठीक है, तो बच्चों के, जनजातियों के, स्त्रियों के इस तरह से इसके विरुद्ध यानी इसका यदि शोषण किया जाए तो इसके लिए आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। तो इसका आंसर 1, 2 और 3 किया गया है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के खिलाफ अधिकार का प्रावधान दिया गया है। इसमें देख सकते हैं कि 23 के तहत कहा है कि मानव तस्करी और बलात् श्रम यानी कि बच्चों से क्या, तो उसमें रोजगार अगर कराया जाएगा, बलात् श्रम पर रोक लगाएगा, यानी जबरदस्ती, सॉरी यहाँ पे बलात् का मतलब क्या, फोर्स्ड लेबर, क्या, फोर्स्ड लेबर। और यही फोर्स्ड लेबर को यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया, क्या, इसे कहते हैं बिस्टी, क्या, बिस्टी कहते हैं गुप्त साम्राज्य में, गुप्त एम्पायर में, गुप्त साम्राज्य में ऐसा किया जाता था, गुप्त साम्राज्य में बिस्टी जो फोर्स्ड लेबर था, बिस्टी। ठीक है, करा है वही कि अनुच्छेद 23 के तहत मानव तस्करी यानी कि मानव के शरीर के अंगों का है जो तस्करी करना, या फिर मानवों का ही, या फिर महिलाओं का या लड़कियों का तस्करी करना, या फिर उस तरह से जबरदस्ती काम कराना, ये सब क्या है, आर्टिकल 23 में यानी आपका शोषण किया जा रहा है। यह अनुच्छेद किसी व्यक्ति को बिना मजदूरी के काम करने के लिए मजबूर करने पर भी रोक लगाता है। हालांकि राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लगाने की अनुमति, यानी कि जैसे राज्य अभी किसी को उस तरह से प्रोविजन लाता है तो उसको किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 के तहत 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या अन्य खतरनाक कामों पर लगाने पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि हानि राहत या गैर खतरनाक कामों में उनके रोजगार पर रोक नहीं लगाता है, यानी कोई भी व्यक्ति यानी घरेलू काम कर सकता है, कोई बच्चा जो 14 वर्ष से कम होता है, लेकिन उसको फैक्ट्री या फिर उस तरह से जो हानिकारक कारखाने हैं उसमें उसका है जो काम करने नहीं दिया जाएगा। ये 14 साल याद रखना है। आइए आर्टिकल 24 याद रखना है, क्या, आर्टिकल 24 में क्या, 14 वर्ष से कम। शोषण के खिलाफ अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया गया एक मौलिक अधिकार है जो संविधान के भाग कितना में 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। क्या 12 से 35 में मौलिक अधिकार के रूप में दिया गया है। अगला प्रश्न, कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसमें 0 आवर हो जाएगा। करेक्ट, कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। 0 आवर की बात करते हैं तो 0 आवर क्या होता है, जो 12 से जैसे ही 12 बजता है, ठीक है, क्वेश्चन आवर के बाद ये 12 शून्यकाल स्टार्ट हो जाता है। बजट सत्र जानते हैं कि बजट सत्र 3 तरह के होता है, एक मानसूनी, एक बजट सत्र, और फिर क्या होता है, एक विंटर सेशन होता है। 3 तरह का होता है, जो फरवरी से एक होता है, फरवरी से क्या, तो मई तक चलता है, फिर जुलाई से सितंबर तक, फिर नवंबर दिसंबर में, ये 3 सेशन इस तरह से सत्र आयोजित किए जाते हैं, बजट सत्र कहलाते हैं। स्थगन प्रस्ताव की बात करते हैं तो स्थगन प्रस्ताव का मतलब क्या, एडजर्नमेंट मोशन, यानी किसी भी अचानक क्या हो गया कि किसी विषय पे आपको अचानक से जो नेशनल इंपॉर्टेंस का है उस पर चर्चा करना है, तो संसद सारे काम को छोड़ करके क्या, तो ये सिर्फ लोकसभा में होता है, इसको ध्यान रखना है। लोकसभा में ऐसा होता है, स्थगन प्रस्ताव पास किया जाता है, एडजर्नमेंट मोशन पास किया जाता है। और इसमें होता है कि जब ये पास किया जाता है तो क्या होता है, इसमें 50 कम से कम 50 मेंबर का या जो एमपी होता है, 50 लोकसभा के सदस्यों का इसमें है जो सहमति जरूरी होता है, सपोर्ट करना जरूरी होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं शून्यकाल क्या होता है, तो शून्यकाल या 0 आवर प्रश्नकाल के तुरंत बाद होने वाला समय होता है, यानी क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद होने वाला समय होता है। और यह आपको यह भी ध्यान रखना है
कि ये जो स्थगन प्रस्ताव है यानी एडजर्नमेंट मोशन ये कितने घंटे का होता है? कम से कम 2 घंटा 30 मिनट का होना चाहिए। ठीक है, 2 आवर 30 मिनट यानी 2 घंटा 30 मिनट का ये होना जरूरी है। ठीक है, कह रहा दोपहर 12 बजे के आसपास, और दोपहर 12 बजे शुरू होने की वजह से इसे क्या कहा जाता है? शून्यकाल कहा जाता है। और इसकी शुरुआत कब होती है? 1962 में। और संसद के सदस्य बिना पूर्व सूचना के महत्वपूर्ण मामले इसमें उठा सकते हैं। तब तक चलता है जब तक कि दिन का एजेंडा नहीं लिया जाता। क्या संविधान में है? तो संविधान में इसको नहीं दिया गया। संविधान या संसदीय नियम पुस्तिका में शून्यकाल का कोई उल्लेख नहीं है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान में क्वेश्चन आवर का है जो जिक्र किया गया है, तो ऐसा नहीं है। शून्यकाल संसदीय कार्यप्रणाली का एक भारतीय नवाचार है, यानी भारत के द्वारा इस तरह से क्वेश्चन आवर को डिजाइन किया गया, क्वेश्चन आवर को लाया गया। किसके द्वारा? ये भारत की है जो उत्पाद है किसके द्वारा? भारत के द्वारा। शून्यकाल में उठाए जाने वाले मुद्दों पर अटकलें लगाना असंभव है, और शून्यकाल में उठाए जाने वाले मामलों की संख्या पर कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है। शून्यकाल की अवधि पिछले कुछ वर्षों में है जो बदली है। ये भी आपको कुछ फीचर्स आपको याद रखना है, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? यानी कि वैसे कौन सा जो लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा समिति बनाया जाता है उसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं लेकिन राज्यसभा के सदस्य उसमें नहीं होते हैं। तो जानते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमेटी होता है, या फिर पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी होता है, एस्टिमेट्स कमेटी होता है। उस तरह से बहुत सारे समिति होते हैं जो कुछ समय के लिए होते हैं, या फिर जैसे एक एडहॉक कमेटी होता है, एक परमानेंट कमेटी होता है। एडहॉक मतलब कुछ समय के लिए आता है, अपना काम करता है और ये खत्म हो जाता है। लेकिन परमानेंट कमेटी है जो उस तरह से एस्टेब्लिश होती है, जो हमेशा के लिए रहती है जब भी संसद का कार्यवाह होता है। तो एस्टिमेट्स कमेटी क्या होता है? जो बजट में कितना एलोकेट किया गया उसमें अनुमान लगाती है कि क्या होना चाहिए, क्या खर्चा होना चाहिए, क्या इसमें है जो रेवेन्यू होना चाहिए। तो इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा से ही होते हैं, और इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। इसको भी ध्यान रखना है। इसमें सारे सदस्य किस में होते हैं? तो ये सारे लोकसभा के सदस्य होते हैं। ये एस्टिमेट्स कमेटी है। क्या? एस्टिमेट्स। ठीक है, लोक लेखा समिति यानी इसे पीएससी बोलते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, और इसका भी कार्यकाल क्या होता है? 1 वर्ष का ही होता है। ठीक है, 1 वर्ष के बाद इसको नए पीएससी बनाया जाता है जब जरूरत पड़ती है तब। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति यानी कि पब्लिक अंडरटेकिंग संबंधी ये जो समिति होता है इसमें 22 सदस्य होते हैं। इसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के होते हैं, और इसका भी 1 साल ही कार्यकाल होता है। तो इसका तीनों का कार्यकाल क्या है? 1 साल का होता है। इसको ध्यान रखना है। जबकि संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति का देख सकते हैं, इसमें राज्यसभा के सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट 5 सदस्य और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट 10 सदस्य होते हैं। इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं। क्या? 15 सदस्य, 5 राज्यसभा और लोकसभा से 10 होते हैं। लोकसभा से हमेशा ज्यादा ही होते हैं क्योंकि लोकसभा क्या है? एक लार्ज रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। संसदीय राजभाषा समिति की बात करते हैं, इसमें 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 20 लोकसभा और 20 लोकसभा और 10 राज्यसभा से होते हैं। यानी टोटल इसमें कितना? तो 30 होते हैं। ठीक है, तो बात कर रहे हैं किसका? तो ऑप्शन इसमें एक करेक्ट हो जाएगा। एस्टिमेट्स कमेटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ इंग्लिश में भी आप देखते हुए चलेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है? पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, ज्वाइंट कमेटी ऑन सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इसमें टोटल है जो 15 सदस्य। ठीक है, इसमें 15, इसमें क्या? तो इसमें टोटल 30, इसमें क्या है? इसमें 22, इसमें क्या है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसमें टोटल 22, इसमें भी क्या है? इसमें टोटल 30 है। यहाँ पे देख सकते हैं 30 से ज्यादा कोई भी कमेटी इस तरह से नहीं दिखाया गया है। दिए गए विकल्प में कौन सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार रखता है, यानी कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रखता है। और ये कहाँ दिया गया है? सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 131 में दिया गया है। आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन यानी कि मूल अधिकार क्षेत्र को दिखाया गया है। इसमें क्या होता है कि इसके अलावा किसी भी हाई कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट का इसमें अधिकार नहीं होता है, इसमें कार्य क्षेत्र नहीं होता है उस पर डिसीजन देने का। इसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट देख सकता है। और कब? जब ये किसी राज्य या केंद्र के, जब किसी राज्य और केंद्र के बीच में विवाद उत्पन्न होता है, या फिर 2 राज्य या केंद्र के बीच, या 2 से अधिक राज्य और केंद्र के बीच, ठीक है, या 2 से अधिक या एक राज्य और दूसरे राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न होता है, तब कौन करता है? यही ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 131 के अंदर। सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार भी करता है, और ये आर्टिकल 132, 133, 134, ठीक है, 132, 133, 134 के अंदर ये आर्टिकल क्या है? ये अपीलिट क्षेत्राधिकार है, उस तरह से अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। यह परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी रखता है, यानी कि एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का भी इसमें दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 143 के अंदर। और इसके द्वारा क्या होता है कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से क्या करते हैं, कुछ है जो परामर्श भी ले सकते हैं। हालांकि जो परामर्श दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको है जो क्या, तो राष्ट्रपति उसके दिए गए डिसीजन पे है जो जरूरी नहीं कि उसको है जो क्या तो इंप्लीमेंट करे ही करे, क्या उसको नकार भी सकते हैं। ठीक है, ये क्या एक रिकमेंडेटरी नेचर का ही होता है बस। ठीक है, इसका आंसर कौन सही है, तो बात करते हैं इसमें सारे सही हो जाएंगे। ठीक है, यहां देख सकते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास कई प्रमुख शक्तियां होती है कि संविधान के संरक्षक यानी कि गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि विच इज कॉल्ड क्या गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो संविधान के संरक्षक किसे कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय संविधान की रक्षा और उसे कायम रखता है और इसकी व्याख्या करता है तथा इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी कार्य को निरस्त करता है। मूल न्याय अधिकार की बात करते हैं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालतों में जाए बिना सीधे मामलों की सुनवाई कर सकता है, जैसे राज्य या केंद्र के है जो विवाद का मामला हो तब, जैसे आर्टिकल 131 में दिया गया है। अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय सिविल और आपराधिक मामलों में यानी कि सिविल और क्रिमिनल जो मामले होते हैं उसमें उच्च न्यायालय और अन्य निचली अदालतों की अपीलों पर भी सुनवाई करता है, यानी कि जब केस यहां से ट्रांसफर हुआ तो। सलाहकार क्षेत्राधिकार, राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामलों पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय की राय क्या होती है, बाध्यकारी नहीं होती है, एक रिकमेंडेटरी नेचर का ही होता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने यदि कोई कानून लोगों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है और तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अमान्य घोषित करता है, यानी कि उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है और वह इन अधिकारों को लागू करने के लिए रिट भी जारी कर सकता है। जिस तरह से आप जानते हैं कि 5 तरह के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के थ्रू 5 तरह का रिट जारी किया जाता है और आर्टिकल 226 के द्वारा हाई कोर्ट के द्वारा 5 तरह का रिट भी जारी किया जाता है। मुद्दों का समाधान की बात करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय सरकार, संसद, राष्ट्रपति और राज्य सरकारों से जुड़े मुद्दों को भी सुलझा सकता है, कानूनों की समीक्षा भी करती है और निर्णय बदलना या रोकना भी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करना इनका काम है। न्यायालय की अवमानना के लिए दंड भी दे सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय लोगों को न्यायालय की अवमानना के लिए भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय में एक मध्यस्थता केंद्र है जो मामलों को सुलझा भी सकता है। ठीक है, तो इस तरह से सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च न्यायालय है और उसके पास निर्णय लेने की सर्वाधिक शक्ति है। अभी जानते हैं कि जो 51st CJI कौन बना है अभी हाल ही में, तो संजीव खन्ना। कौन, संजीव खन्ना भी हाल ही में क्या बने हैं, तो ये क्या नोआ यानी कि 51st CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। इसके पहले कौन थे, तो DY चंद्रचूड़ थे जो 50वां थे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कि निम्न पर विचार करना और बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा, यानी ओथ एंड अफर्मेशन ये लेगा राज्यपाल जब ये है जो अपने पद ग्रहण करेगा। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप कहां दिया गया, तो भारतीय संविधान की तीसरी नहीं कहां पे, ये 2nd शेड्यूल में दिया गया है। ठीक है, 2nd शेड्यूल में यह दिया गया है क्या, तो ये भारत शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप कहां दिया गया, भारतीय संविधान की 2nd शेड्यूल में दिया गया है। तीसरे में क्या दिया गया है, उस तरह से पेमेंट की बात की गई है। ठीक है, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, यानी कि जो राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके अनुपस्थिति में जो हाईकोर्ट के जो मेन ऊपर का जज होगा, सीनियर मोस्ट जज होगा, उसके द्वारा ये राज्यपाल को क्या शपथ दिलाया जाएगा। ठीक है, शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद कहां है, 159 में दिया गया है, यह भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से ऑप्शन 1, 3 और 4 क्या है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इसको एक बार अच्छे से सारे शेड्यूल्स को पढ़ लेना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना और उसका संवर्धन करना, और यह किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आर्टिकल 48A में दिया गया, आर्टिकल 48A में दिया गया है, ऐसा दिया गया है। और ये DPSP का भाग है। DPSP जानते हैं कि पार्ट 4 में संविधान का दिया गया है, जिसमें DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लाया गया है, जो कहां से, आयरलैंड के संविधान से यह प्रेरित है और इसे नॉन इन्फोर्सिबल बनाया गया है। ठीक है, और इसमें देख सकते हैं कहां 36 से आर्टिकल 36 से 51 तक दिया गया है। ठीक है, DPSP कहां, आर्टिकल 36 से 51 DPSP दिया गया है। आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो जानते हैं कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है। अनुच्छेद 51A जानते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है, जिसे मूलतः संविधान में जोड़ा नहीं गया था, लेकिन बाद में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पे इसे संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, और वर्तमान में अभी कितने
फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको आप कमेंट में जरूर बताएं। और हाल ही में जो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट होता है, ये कब होता है, इसको क्वेश्चन को आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 56 जानते हैं कि ये क्या करेगा, ये टर्म ऑफ प्रेसिडेंट को बताता है कि यानी कि राष्ट्रपति के जो टर्म है उसको बताता है। एलिजिबिलिटी ऑफ टर्म ऑफ क्वालिफिकेशन बताता है ये आर्टिकल 57, जबकि 57 में बताता है क्या, आर्टिकल 57 की बात करते हैं तो 57 कहता है क्या, री इलेक्शन की बात करता है, री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है कौन, आर्टिकल 57। जानते हैं कि भारत में कोई भी राष्ट्रपति अनेकों बार चुने जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका में क्या होता है, 2 बार ही चुने जाते हैं। ठीक है, 2 बार लगातार चुने जाते हैं। और बात करते हैं आर्टिकल 61 की बात करते हैं तो आर्टिकल 61 में क्या है, आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट यानी कि राष्ट्रपति को पद से हटाया भी जा सकता है महाअभियोग लगा करके। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की बात करते हैं। सीएजी अभी वर्तमान में कौन बने हैं, तो इसको याद रखना है, के संजय मूर्ति है जो अभी वर्तमान में सीएजी हैं। और हिमाचल प्रदेश के 1989 बैच के क्या है, ये हिमाचल प्रदेश के कैडर, ये आईएएस अधिकारी हैं जो हाल ही में अभी आजकल में ही बनाए गए हैं क्या, तो संजय मूर्ति को सीएजी बनाया गया है। किनके स्थान पे, गिरीश चंद्र मुर्मू का कार्यकाल 18 नवंबर 2024 को इसका समाप्त होता है, जिसके बाद के संजय मूर्ति को प्रेसिडेंट के द्वारा इसको नियुक्त किया जाता है। और जानते हैं कि आर्टिकल 148 से 151 तक सीएजी के बारे में बताया गया है क्या, 148 से 51। तो इसको कब बनाया गया था, तो इसको भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा इसको तैयार किया गया था, सीएजी को पोस्ट को तैयार किया गया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा और भी क्या क्या लाया गया था 1919 के द्वारा, तो न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमीशन, ये भी पूछ सकता है कि सीएजी और न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमीशन की व्यवस्था सबसे पहले किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा लाया गया, तो 1919 के द्वारा। ठीक है, बाइकैमरल सिस्टम और जैसे लोकसभा, राज्यसभा और डायरेक्ट इलेक्शन भी पहली बार का ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के द्वारा लाया गया। 3 आउट ऑफ 6 इन वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वेयर टू बी इंडियन, हमें कहा गया कि जो 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल में होंगे उसमें 3 भारतीय होंगे। ठीक है, इसको भी बताया गया। और पहली बार 1909 में है जो शामिल किया गया था एग्जीक्यूटिव मेंबर में के रूप में भारतीय को। एक्सपेंडेड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, जो पहले जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 आता है, उसके द्वारा मुस्लिम को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाता है, यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाता है। लेकिन बाद में क्या होता है, सिख, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस और इंडियन क्रिश्चियन को भी इसमें शामिल किया जाता है, उसको भी एक्सटेंड किया जाता है। पब्लिक सर्विस कमीशन की भी स्थापना की जाती है ली कमीशन के आधार पर। 1926 को जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी का स्थापना किया जाता है। ठीक है, लिमिटेड फ्रेंचाइजे यानी कि उस तरह से जो लिमिट, जो वोट देने का अधिकार है उस समय लिमिट ही रखा गया था। सेपरेट सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, यहाँ पे जानते हैं कि उस तरह से प्रोविंसेज में डायरकी लाया गया, यानी कि उसमें ट्रांसफर सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट को अलग अलग करके दिया गया था। लेकिन बाद में डायरकी को 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा हटा दिया गया और सेंटर में उसको है जो लाया गया था डायरकी को। ठीक है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। अब करा कौन सा जलप्रपात और कौन से राज्य में लोकेटेड है, तो दूध सागर की बात करते हैं। दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो गोवा में है। इसमें मिलान करने के लिए भी पूछ सकता है और फिर एक क्वेश्चन को भी निकाल के पूछ सकता है कि दूध सागर जलप्रपात कहाँ है, तो A का 4 हो जाएगा। A का 4 यहाँ पे 2 जगह दिया है, A का 4। बरकाना कहाँ है, यहाँ पे देख सकते हैं दुदुमा की बात करते हैं तो यह उड़ीसा में है। ठीक है, क्या है, B का हो जाएगा 3। बरकाना कहाँ है, कर्नाटक में। किलियूर कहाँ है, तमिलनाडु में। किलियूर तमिलनाडु में, तो A का हो जाएगा 4, B का 3, C का 2 और D का 1 हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसका आंसर 23 का B हो जाएगा। 23 का आंसर क्या हो जाएगा, B आंसर सही हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना है। और बात करते हैं कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है, तो कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे बड़ा, ये सबसे लंबा यानी टॉलेस्ट क्या है, सबसे हाईएस्ट क्या है, ये वाटरफॉल है किंचिकुल, जो कहाँ पे, कर्नाटक में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। वात दिग्दर्शी यानी विंड वेन क्या है, विंड वेन ये क्या है, तो हवाओं की दिशा को दर्शाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और वर्षा की मात्रा को मापने के लिए क्या, तो रेन गॉज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जबकि वायु दाब को मापने के लिए क्या, तो एयर प्रेशर को मापने के लिए क्या किया जाता है, बैरोमीटर, जिसकी खोज किया था किसने, तो टोरी सेली ने खोज किया था। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से ही, जैसे हवा का दिशा बताना है, जैसे इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, तो इस तरह से हवा किस तरह से बढ़ रहा है हवा, तो यहाँ पे एक एरो है, जिस तरह से जैसे इधर से हवा बह रहा है तो साउथ की ओर दिखा रहा है उधर, तो ये इधर से उत्तर की तरफ से हवा जा रहा है साउथ की ओर। ठीक है, और ये घूमता रहता है।
अगला प्रश्न है कि भौगोलिक लक्षण है और बताना है कि भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार किस तरह से होता है। यही क्वेश्चन इस तरह से बीपीएससी पीटी या यूपीएससी पीटी में भी पूछा जाता है और पहले भी पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आपको ये खोजना है ऐसे प्रश्नों में कि सबसे पहले हम जानते किसको हैं, ठीक है, और उसके बाद ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखे। तो ड्रमलिन की बात करते हैं तो ड्रमलिन क्या होता है जानते हैं कि इस तरह से क्या ग्लेशियर में हिमनद के निक्षेपण लक्षण होते हैं। इसमें क्या होता है एक जैसे उस तरह से जैसे बर्फ का टुकड़ा है उस पर है कि इस तरह से बर्फ का ऊपर छा जाना, तो क्या होगा ये क्या कहलाएगा, इसको ड्रमलिन बोलेंगे। जबकि वैसा ही क्या है एक यारडांग है, क्या है यारदांग है, देख सकते हैं डी का हम ऑप्शन से मिलाएंगे डी का 2, डी का 2 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और बात करते हैं ऐसा ही तो बरखान की बात करते हैं, बरखान का, तो बरखान की बात करते हैं तो बरखान क्या है, तो ये वायु के निक्षेपण, बारखन क्या है तो वायु के निक्षेपण लक्षण है। यानी कि कभी कभी क्या होता है बहुत वायु हवा है जो तेजी से बहती है और उस तरह से जो बालू में क्या होता है एक अर्धचंद्राकार स्थिति बना देती है, यानी इस तरह से बना देती है हवा में, तो इसको बोलते हैं क्या, तो इसको बरखान बोलते हैं, बरखान बोलते हैं, क्या वर्कन बोलते हैं, ठीक है। तो सी का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, ठीक है। और बी की बात करते हैं यारदांग, बी का क्या हो जाएगा, इसमें वायु के अपर्दनीय लक्षण को बताता है, यानी कि वायु के अपर्दनीय लक्षण को ये बताता है क्या, तो ये वायु के निक्षेपण लक्षण और ये वायु के अपर्दनीय लक्षण, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना, निक्षेपण यानी कि क्या हो रहा है इसमें अपर्दन यानी वायु को बालू को क्या कर रहा है इसके हटा दे रहा है, निक्षेपण में क्या हो रहा है वायु को ला रहा है, ठीक है। तो इसका सर्क देखते हैं, सर्क क्या होता है, सर्ग क्या होता है यहाँ पे बचा हुआ क्या है तो हिमनद के अपर्दनीय लक्षण, यही इसमें दोनों बताया गया कौन सा कब इसमें डिपोजिट करेगा कब इसको इरोड करेगा, ठीक है। इरोजन और डिपोजिशन को ही बताया गया है, ठीक है। ये क्या हो ये इरोजन हो गया और ये क्या है डिपोजिशन हो गया, यानी जमाव करना, ठीक है। इसको ध्यान रखना है डिपोजिशन और ये इरोजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मिलान कर सकते हैं, ए का ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 25 का, ठीक है। ए का 4, बी का 1 और सी का 3, ठीक है, और डी का 2 हो जाएगा। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या होती है, एंटी साइक्लोन और साइक्लोन में अंतर क्या होता है, इसको हमने पहले वाले वीडियो में है जो 2-3 बार बताया है, ये फिगर के माध्यम से उससे आप जाकर देख सकते हैं तो क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें स्वच्छ आसमान होता है और तेज बारिश तेज हवा इस तरह से कहाँ होता है तो इसमें साइक्लोन में होता है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है, पंचनद क्या होता है तो उस तरह से जो वाटर 5 नदियों की भूमि को कहते हैं पंचनद, और इस ये कहा तो सिंधु घाटी जो सिंधु नदी है इंडस है इसी का ये 5 ट्रिब्यूटरी है कहाँ तो ये झेलम चिनाब रावी सतलज ब्यास ये सब सारे प्रमुख जो नदियां हैं। इसमें सबसे लंबी क्या है तो सबसे लॉन्गेस्ट क्या है, सबसे जो लंबी है क्या तो सबसे लंबी क्या है सतलज है, सो सबसे बड़ी है, ठीक है। 5 में सबसे बड़ी कौन है लॉन्गेस्ट कौन है सतलज है, इसको याद रखना है। और सब हिमालय से ही निकलता है, हिमालय के ग्लेशियर से निकलता है। तो इसका आंसर कहा रहा है कि कौन सी एक पंचनद में शामिल नहीं है, तो इसमें सिंधु तो शामिल नहीं है क्योंकि पंचनद के इसमें क्या है ये सिंधु के ही 5 ट्रिब्यूटरी है, बाद में क्या होते हैं सिंधु में मिल जाते हैं, सिंधु फिर जाकर के क्या तो अरब सागर में गिर जाती है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है, यानी कि आयरन और माइंस कहाँ पे ये नहीं है, तो जानते हैं इसका कहाँ तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का आंसर क्या हो जाएगा मलाजखंड। मलाजखंड क्या है एक लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है, जबकि बैलाडीला कहाँ पे है छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। अनंतपुर मयूरभंज उड़ीसा में है, ये सब क्या है तो ये सारे क्या है तो ये सारे क्या है तो इसको ध्यान रखना है लौह अयस्क खान है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया दरोगा एग्जाम में कि बैलाडीला आयरन और माइंस कहाँ पे लोकेटेड है तो छत्तीसगढ़ में, और ये किसका है जो आयरन किसका मिनरल्स का ये है जो ओर है, ये बैलाडीला में कहाँ आयरन ओर का ये है जो खान है, मयूरभंज उड़ीसा में है, ठीक है। इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि बैलाडीला लौह अयस्क खदान कहाँ छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। बैलाडीला लौह अयस्क खदान कहाँ है तो ये छत्तीसगढ़ में ही है, ठीक है। भारत की 5 सबसे बड़ी लौह अयस्क खदान में से एक है। जाजंग रुंगटा खदान है, ये सारे लौह अयस्क खदान है। बलदा ब्लॉक जोड़ा ईस्ट माइन नुआ मंडी, ठीक है, ये नुआ मंडी कहाँ है तो ये है जो झारखंड में है, ठीक है। और ये भारत के 5 सबसे बड़ी लौह अयस्क खदानों में से एक है। तो भारत में अन्य प्रमुख लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र है नोआ मुंडी जोडा खोडवोड बोलानी बरसुआ गुआ और किरीबुरु, ये सब सारे क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे कि ये सब किसका अयस्क क्षेत्र है, ठीक है। ओडिशा अभी वर्तमान में भारत में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक है, पहला नंबर ओडिशा का है। जो क्या लोहा में उत्पादक में पहला नंबर ओडिशा,
दूसरा क्या है, तो दूसरा छत्तीसगढ़। ठीक है, तीसरा क्या है, तो कर्नाटक है, और चौथा क्या है, तो झारखंड है। क्या झारखंड क्या है, चौथा नंबर का है जो लोहा उत्पादन में है। ठीक है, लौह अयस्क इस्पात उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है, और यह मुख्य रूप से किसका बना होता है, जानते ही आयरन ऑक्साइड का यह बना होता है। संदर्भ सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है, तो जानते हैं कि इस तरह से संदर्भ सभ्यता में 4 प्रमुख ईस्टर्न मोस्ट, नॉर्दर्न मोस्ट और फिर वेस्टर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट होते हैं साइट। इसमें क्या है, मांडा जो कहाँ पे, JNK में है, और ये कौन सी नदी पे, चिनाब नदी। इसको याद रखना, कौन सी नदी, चिनाब नदी पे ये लोकेटेड है। ठीक है, इधर क्या है, सुतका गेंडोर, और ये कौन सी नदी पे, दास्त नदी। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के ये 4 प्रमुख साइट है जो ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट और फिर क्या, नॉर्दर्न मोस्ट और सदर्न मोस्ट है। सदर्न मोस्ट की बात करते हैं तो डायमाबाद है। क्या, डायमाबाद है, कहां पे, महाराष्ट्र में। डायमाबाद महाराष्ट्र में, और कौन से नदी में है, प्रवार नदी पे है। ठीक है, प्रवार जो गोदावरी नदी का क्या है, गोदावरी नदी का ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी का ये क्या है, ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, और बात करते हैं इधर, ये तो देख सकते हैं आलमगीरपुर कहाँ है, आलमगीरपुर क्या है, ईस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न हो गया, वेस्टर्न हो गया, और क्या है, नॉर्दर्न हो गया, और फिर क्या है, सदर्न मोस्ट हो गया। ठीक है, आलमगीरपुर, और ये कहाँ पे है, ये जानते हैं, हिंडा नदी पे, और कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, और जम्मू कश्मीर इधर महाराष्ट्र, सुतका गेंडोर जानते हैं बलोचिस्तान पाकिस्तान में ये लोकेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हिंडन हो जाएगा। लोथल जानते हैं, भोगवा नदी किनारे लोथल है। ठीक है, जबकि हड़प्पा कहाँ है, तो रावी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी किनारे। घग्घर में कौन है, तो कालीबंगन जो राजस्थान में है वो घग्घर नदी पे है, कालीबंगन जो साइट है घग्घर नदी पे है, कालीबंगन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है, जानते हैं कि बहुत सारे उस तरह से वेद 4 जो बनाए गए थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और उन वेदों को पढ़ने के लिए ब्राह्मण तैयार किए गए थे। जैसे उस तरह से अतरेय ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण, और ब्राह्मण के बाद होते हैं अरण्यक जो इनकी जंगलों में रहकर क्या होते हैं, वेदों के बारे में पढ़ने की विद्या को कहते हैं अरण्यक। उसके बाद हो गया क्या, तो उस तरह से फिर वेद उपनिषद, क्या उपनिषद लाया गया जो लॉजिकली रूप से, यानी कि दिमाग ला के उस तरह से लॉजिकली रूप से रीजनेबल तरीके से वेद को पढ़ने के लिए क्या कहा गया, उसे उपनिषद कहा गया। ठीक है, उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप रहकर, बैठकर है जो वेदों की ज्ञान है जो प्राप्त करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में इस तरह से गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो सतपथ ब्राह्मण में के 6 से 10वें कांड में पश्चिमोत्तर भारत के गांधार, कैकय और साल्व जनपदों का भी उल्लेख मिलता है, और इसके अन्य खंडों में मध्य और पूर्व भारत के कुरु, पंचाल, कौशल, संजय और विदेह आदि जनपद का भी इसमें उल्लेख दिया गया है। सतपथ ब्राह्मण में वैदिक बलिदान, अनुष्ठान, प्रतीकवाद और पौराणिक कथाओं की भी विस्तृत व्याख्या इसमें प्रदान की गई है। सतपथ ब्राह्मण को वैष्णव धर्म के विकास में भी महत्वपूर्ण माना जाता है, और सतपथ ब्राह्मण को शुक्ल यजुर्वेद पर एक टिप्पणी माना जाता है। सतपथ ब्राह्मण को क्या कहा गया, तो शुक्ल यजुर्वेद पर एक टिप्पणी माना गया, और इसको वैदिक ऋषि याज्ञवल्क्य का रचना माना जाता है। ठीक है, सतपथ ब्राह्मण के 2 संस्करण, एक मध्य अंदिना संस्करण और कण्व संस्करण, इसके 2 प्रमुख इसका संस्करण है। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो इसका आंसर विजय सेन हो जाएगा। ठीक है, तो और स्कंदगुप्त जानते हैं कि भीतरी अभिलेख है, जो भीतरी अभिलेख है एक ये स्कंदगुप्त का, और बलश्री गौतमी बलश्री का क्या है, तो ये क्या है, तो इसका मंदसौर अभिलेख है। ठीक है, गौतमी बलश्री का। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और विजय सेन जानते हैं कि उस समय जो बंगाल में उस समय क्या किसका सेन होता है, सेन वंश का राज होता है, उसी में एक विजय सेन राजा होता है, और इसी के अंदर क्या होता है, एक लक्ष्मण सेन होता है, जो सबसे सेन वंश का सबसे अंतिम राजा होता है। लक्ष्मण सेन सबसे अंतिम राजा होता है। ठीक है, इसी में बलाल सेन, हेमंत सेन इस तरह से राजा होता है, लक्ष्मण सेन अंतिम में। और इसी में जो गीत गोविंद के रचयिता होते हैं, जय गीत गोविंद के रचयिता कौन था, जयदेव।
जयदेव किसके संरक्षण में काम करता है? तो ये जयदेव के संरक्षण में ही रहता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, देवपारा अभिलेख बंगाल के सेन राजाओं ने से जुड़ा हुआ और यह एक पत्थर का शिलालेख या प्रशस्ति है। इसे लक्ष्मण सेन के दरबार के मंत्री उमापति धारा ने लिखा था और यह शिलालेख सेन राजा विजय सेन की प्रशंसा में लिखा गया था। यह शिलालेख देवपारा गांव के पास मिला था। यह गांव अब बांग्लादेश के गोदावरी जिले में स्थित है। इस शिलालेख में बताया गया कि विजय सेन सेन साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। कौन? विजय सेन। यह भी बताया गया कि विजय सेन की सेना का बेड़ा गंगा के रास्ते पश्चिम की ओर बढ़ा था और इससे स्पष्ट नहीं होता कि विजय सेन का नौसैनिक अभियान सफल रहा या नहीं, लेकिन यह बताया गया कि उसमें है जो गंगा के रास्ते पश्चिम की ओर यह बढ़ा था। प्रशस्ति क्या होता है? किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रशंसा में लिखा गया भाषण या ग्रंथ होता है और यह एक विशेष प्रकार का शिलालेख होता है। दरबारी कवि अपने राजाओं के सम्मान में ऐसे प्रशस्तियां लिखे रहते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि प्रयाग प्रशस्ति में क्या होता है कि ये हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त के जो विजय गाथाओं को लिखा गया हरिसेन के द्वारा, और फिर रवि कीर्ति के द्वारा बाद में लिखा गया था। कहाँ पे? ये रवि कीर्ति के द्वारा ही ऐसा अभिलेख बनाया गया था। कहाँ? तो जूनागढ़ अभिलेख में, सॉरी एहोल प्रशस्ति बनाया गया था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, किसने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था? तो बुक्का प्रथम हो जाएगा। बुक्का प्रथम। जानते हैं कि हरिहर और बुक्का प्रथम जो संगम राजवंश के संगम राजा के पुत्र था, संगम का पुत्र था। ठीक है, हरिहर और बुक्का। इसने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक है, और हरिहर और बुक्का इसमें संगम, सालूब, तुलुब इस तरह से वंश प्रमुख होते हैं। ठीक है, और हरिहर द्वितीय, हरिहर देवराय द्वितीय इस तरह से प्रमुख इसमें राजा होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर वेदमार्ग प्रतिष्ठापक उपाधि इसने धारण इसलिए किए थे, इसने बहुत सारे उस तरह से वेद पे रचना भी किया था, उसमें टीका टिप्पणी भी किया था। किसने? बुक्का ने। तो विजयनगर साम्राज्य के शासक बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की और इसने वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथों पर टीकाएं भी लिखवाई। इसके अलावा उन्होंने वैदिक मग प्रवर्तका नामक ग्रंथ भी लिखा। विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानते हैं कि हरिहर और बुक्का उनके भाई के द्वारा 14वीं इस कब शताब्दी में किया गया था? 14वीं यानी 1336 में किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी आधुनिक कर्नाटक में स्थित है, जो विजयनगर में। और विजयनगर कौन से? कहाँ पे? हम्पी। ठीक है, और कौन से नदी पे? तो तुंगभद्रा नदी। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे और एक कौन से वंश थे? तुलुब वंश से जुड़े हुए थे। तुलुब वंश से यह जुड़े हुए थे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? तो जजिया कर क्या होता था? एक धार्मिक कर था, एक रिलीजियस टैक्स था जो जिसे मुस्लिम शासनकाल में गैर मुस्लिम से वसूला जाता था। यानी कि वैसे जो मुस्लिम नहीं होते हैं, अन्य धर्मों के होते हैं, उनके द्वारा खास करके हिंदुओं से ही है जो उस तरह से जजिया कर वसूला जाता था। जजिया कर अरबी शब्द जिजिया से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? सुरक्षा या सुरक्षा देना, या उस तरह से बताया जाता है कि आपके धर्म के हम सुरक्षा करेंगे। ठीक है, इस तरह से जजिया कर लगाया गया था। मुगल काल में सिर्फ मुस्लिमों को ही रहने की अनुमति थी। अगर कोई गैर मुस्लिम रहना चाहता था तो उसे जजिया कर देना होता था। जजिया कर देने के बाद गैर मुस्लिम लोग अपने धर्म का पालन कर सकते थे। ठीक है, देख सकते हैं कि एक रिलीजियस सेफ्टी टैक्स था, यानी अपने आप धर्म को यदि बचाना है तो आपको जजिया कर देना होगा। जजिया कर से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल मुगल दान, तनख्वाह, पेंशन और सन खर्चों के लिए किया जाता था। इसको लेकर मुगल काफी ही सख्त नियम बनाए हुए थे। जजिया कर को अकबर ने खत्म किया था। किसने? अकबर ने खत्म किया, लेकिन औरंगजेब ने 2 अप्रैल 1679 को जजिया कर को फिर से इसको लागू कर दिया था। जजिया कर को 33 साल बाद 1712 में जहांदार शाह ने फिर से खत्म कर दिया। किसने? जहांदार शाह ने खत्म किया 1712 में। आधुनिक मुस्लिम देशों में जजिया कर नहीं वसूला जाता, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आंसर 1679 हो जाएगा। जानते हैं कि औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि भी दिया गया, आलमगीर कहा गया। ठीक है, और औरंगजेब के बारे में जानते हैं कि 3 नवंबर 1618 को इनका है जो जन्म होता है। कहाँ पे? तो दाहोद गुजरात में इनका जन्म होता है। और ही वॉज द 3rd सन एंड 6th चाइल्ड ऑफ शाहजहां, और मुमताज महल का ये 6ठा बेटा था। जानते हैं कि शाहजहां का शासनकाल कब होता है? तो 1628 से लेकर 1658 तक, 1628 से 1658 तक होता है। और औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में इस तरह से शासन को प्राप्त करने के लिए युद्ध भी लड़ाया जाता है, जिसमें सामूगढ़ का युद्ध भी होता है। ठीक है, औरंगजेब का शासनकाल कब होता है? तो 1658 से लेकर 1707 तक होता है। ठीक है, औरंगजेब रूल्ड ओवर ऑलमोस्ट एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 49 ईयर्स, यानी 49 सालों तक ये पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे शासन भी करता है। और अंडर ही रेन द मुगल एम्पायर सरपास्ड चाइना टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, नियरली क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड जीडीपी इन 1700। यहाँ पे देख सकते हैं कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसके समय में क्वेश्चन पूछ सकता है कि
औरंगजेब के समय मुगल एम्पायर चाइना को है जो बाईपास कर दिया। किस आधार पे? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया था, यानी कि लगभग पूरे वर्ल्ड का जीडीपी का 25% जीडीपी बन गया था इंडिया का। किसके समय? औरंगजेब का समय। और ये कब? 1700 के आसपास। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। जो अभी जीडीपी में इंडिया का है 5वां स्थान पे, काफी पीछे हो गया है। पहाड़िया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो जानते हैं कि पहाड़िया, उस तरह से पहाड़िया रिवोल्ट पहाड़िया जनजाति के द्वारा किया गया था। उसमें जब अंग्रेज आते हैं तो उस समय जो लैंड सेटलमेंट एक्ट काफी लाए जाते हैं, उसके द्वारा पहाड़ी जनजातियों को भी धकेला जाता है, यानी कि अपने क्षेत्रों से उसको बेदखल करा दिया जाता है। और उसी के समय जो कहाँ पे? बिहार एवं झारखंड के बॉर्डर के आसपास, जो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के राजमहल हिल्स के आसपास ये संथाल पहाड़िया जनजाति निवास करते थे। ठीक है, तो पहाड़िया विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ हुआ, और क्योंकि उस समय पहाड़िया जनता पर अत्याचार हो रहे थे। पहाड़िया विद्रोह को पहाड़िया झगड़ा भी कहा जाता है, और पहाड़िया भाषा में झगड़ा शब्द का मतलब क्या होता है? विद्रोह होता है। यह विद्रोह साल 1855 में बिहार के भागलपुर जिले और बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में हुआ था, यानी राजमहल हिल्स के आसपास है जो लोकेटेड है। इसका नेतृत्व किया था जाबरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी ने किया था। जानते हैं कि जो इसका जो प्रमुख गांव का सरदार होता है, यह भी ध्यान रखना है कि पहाड़ी जनजाति में क्या होता है? गांव का प्रमुख होता है। इसे क्या कहते हैं? गांव का प्रमुख को महतो कह के बुलाया जाता था। महतो नाम से संबोधित किया जाता है। इस तरह से आप देखे होंगे कि झारखंड में बहुत सारे ऐसे टाइटल से नेता भी रहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने साल 1793 में अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया, यानी कि लैंड परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लाया, जिससे जनता पर अत्याचार बढ़ गए। स्थानीय जमींदार, महाजन और अंग्रेज कर्मचारी पहाड़ी जनता पर भी अत्याचार उस समय कर रहे थे। साल 1855 में अंग्रेज कैप्टन अलेक्जेंडर ने इस विद्रोह को भी दबा दिया था। किसने? 1855 में अंग्रेज कैप्टन अलेक्जेंडर ने दबा दिया। और इसी समय जानते हैं कि 1855-56 में क्या होता है? तो संथाल रिवोल्ट होता है, जो सिंधु कान्हू और चांद भैरव के द्वारा इसको लीड किया गया था। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जयपाल हो जाएगा। तो जानते हैं कि महमूद गजनवी, जानते हैं उस तरह से कहाँ से ये पूर्वी ईरान को जीतते हुए भारत की तरफ है जो मुड़ता है, और ये इसका जन्म कहाँ होता है? तो अफगानिस्तान में जन्म होता है, और बाद में अफगानिस्तान को उस तरह से कल्चरल कैपिटल के रूप में भी है जो ये बनाता है। हालांकि भारत में इस तरह से इसको हिंद दृष्टि से ही देखा जाता है, क्योंकि भारत में इसने कई बार आक्रमण करता है। क्या? टोटल 17 बार आक्रमण करता है। 971 में इसका जन्म होता है। कब? 971 में जन्म होता है, और 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, और 1030 इसके अपने जन्म के आसपास, मैंने क्या कहता है कि 1000 से आसपास, क्या 1030 तक ये क्या करता है? ये भारत में 17 बार आक्रमण करता है, जिसमें लास्ट बार क्या होता है? 1026 में आक्रमण करता है। कब? ये कहाँ पे? सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करता है, उसके मंदिर को लूटता है, और कई बार उसको लूटा भी गया था, लेकिन बाद में उसको बार बार उसको रिपेयर भी किया गया था। ठीक है, इसका आंसर जयपाल हो जाएगा। मोहम्मद गजनवी को हराने के लिए राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? जयपाल ने किया था। और जयपाल हिंदू शाही राजवंश के लिए एक प्रसिद्ध शासक था। ठीक है, इन्होंने 964 से 1001 ईस्वी तक हिंदू शाही राज पर शासन किया। लघमन में हार का बदला लेने के लिए जयपाल ने तोमर वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश, चहमान और चंदेलों के हिंदू सरदारों को शामिल करके एक संघ का गठन किया, और इसके संघ का जो क्या था? सेनापति, जो मेन हेड था, कौन था? जयपाल था। इस संघ का मकसद क्या था? निर्णायक लड़ाई को तैयारी करना। और जयपाल ने एक बड़ी सेना इकट्ठा की, जिसमें 1 लाख घुड़सवार और पैदल सैनिक भी शामिल थे। 999 ईस्वी में दोनों सेनाएं लघमन में मिली, और गजनवी सेना ने फिर से संयुक्त हिंदू शाही और राजपूत सेनाओं को हरा दिया। ठीक है, इस तरह से वो भारत में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है? ठीक है, कौन सा एक फतेहपुर सिकरी में स्थित है? तो जानते हैं कि फतेहपुर सिकरी कहाँ पे है? आगरा के आसपास है। वहाँ पे जानते हैं कि पंचमहल बनवाया गया था अकबर के द्वारा फतेहपुर सिकरी में। मोती मस्जिद का निर्माण हालांकि ये है जो यहाँ नहीं किया गया है, ये कहाँ किया गया है? आगरा में भी मिलता है। ठीक है, आगरा में मिलता है, शाहजहां के द्वारा। आगरा में कहाँ? आगरा में किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा। जबकि औरंगजेब के द्वारा कहाँ पे? औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। कहाँ? जो लाल किला कॉम्प्लेक्स है, यानी रेड फोर्ट जो कॉम्प्लेक्स है, कहाँ पे? ये दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। यहाँ पे बनाया गया था क्या? औरंगजेब के द्वारा मोती मस्जिद, यानी कि औरंगजेब के द्वारा और शाहजहां के द्वारा भी बनाया गया, दोनों के द्वारा बनाया गया। मोती मस्जिद कहाँ? दिल्ली में भी, आगरा में है, और एक मेहरौली में भी है। कहाँ? मेहरौली में भी है। सलीम चिश्ती का मकबरा जानते ही हैं, कहाँ पे है? ये
फतेहपुर सिकरी में है। तो इस तरह से ऑप्शन भी इसमें गलत हो जाएगा, जो कि मरियम पैलेस भी कहाँ है, तो ये फतेहपुर सिकरी में है। यानी कि पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा, मरियम पैलेस, ये सब कहाँ, फतेहपुर सिकरी में ये लोकेटेड है। जबकि मोती मस्जिद, आगरा, औरंगजेब, ये आगरा है, कहाँ पे, आगरा, और फिर दिल्ली या फिर मेहरौली में भी है जो लोकेटेड है। देख सकते हैं कि फतेहपुर सिकरी में कई ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिसमें से बुलंद दरवाजा जो सम्राट अकबर ने गुजरात पर जीत की याद में 1601 में बनाया था। कब, 1601 में बनवाया था। और यह दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 53 मीटर के आसपास है और चौड़ाई 35 मीटर है। जामा मस्जिद की बात करते हैं तो फतेहपुर सिकरी की मुख्य मस्जिद है। इसे सम्राट अकबर ने संत सलीम चिश्ती की है जो देख रेख में बनवाया था। पंचमहल जानते हैं फतेहपुर सिकरी में, इसे हवा महल भी कहते हैं, और यह मुगल वास्तुकला का एक उदाहरण है और लाल बलुआ पत्थर से बना है। किसका बना है, यह ध्यान रखना है, रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है। और यही रेड सैंड स्टोन से क्या बना हुआ है, तो ये लाल किला भी बना हुआ है, सासाराम का किला भी बना हुआ है, और फिर इसको भी ऐसे इस तरह से याद रख सकते हैं। इबादत खाना जानते हैं 1575 में इसको बनवाया गया था। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा बनाया गया था, और इसे उपासना गृह भी कहा जाता है। अकबर ने यहाँ दीन इलाही की नींव रखी थी, और एकमात्र जो हिंदू था बिरबल, इसने ही है जो दीन इलाही को अपनाया था। हालांकि दीन इलाही काफ़ी दिनों तक नहीं चला और ये खत्म हो गया था। और ये इबादत खाना इसलिए बनाया गया था कि ताकि बहुत सारे धर्मों के लोग यहाँ पे आए और आपस में बातचीत करें और एक इंसानियत का है जो धर्म अपनाए। नौबत खाना की बात करते तो इसे ड्रम हाउस कहा गया, और जहां मेहमानों के आने पर उसकी घोषणा की जाती थी, ये ढोलक बजा करके। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, यह दरगाह जामा मस्जिद के प्रवेश द्वार के बाहर है। टकसाल एक टकसाल था और दफ्तर खाना एक अभिलेख कार्यालय था, जो कहाँ पे, फतेहपुर सिकरी में ऐसे बनाए गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमने डिस्कशन कर रहे हैं। इसका यदि आप PDF पाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे टेलीग्राम पे एडुटेरिया चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पे नहीं मिलेगा तो एडुटेरिया क्लासेज आप बैकअप के रूप में इसके एडुटेरिया क्लासेज चैनल ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ठीक है, आपको दोनों में से किसी पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको ये भी बता दें कि यदि आप जो मेरे द्वारा कराया गया है, एक ईडू नामा चैनल है, उसमें हमने पहले ही कराया है क्या, तो बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया था। बीपीएससी का घटना चक्र का सारे कंप्लीट करा दिया। यहाँ पे टाइम नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण से हम अभी करा नहीं पाए। तो आपको जाके ईडू नामा सर्च करना है, उसमें प्लेलिस्ट में घटना चक्र का सारा वीडियो सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट रूप से दिया गया है, उसे आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें लगभग 4700 के आसपास सब्सक्राइबर है, 4700। ठीक है, तो उसमें जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उसका प्लेलिस्ट से आप इसे पढ़ सकते हैं। वो मेरे द्वारा ही कराया गया है, पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन किया गया है। हालांकि उसमें है जो वॉइस ओवर किया गया है, विजुअल फॉर्मेट में नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एडुटेरिया क्लासेस भी PDF है जो सारा 1 से लेकर 25-26 सेट है, जितना 7500 प्लस बुक का, और फिर ये करंट अफेयर्स का जो 15 सेट हमने कराया है उसका यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू के संबंध में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जानते हैं कि मॉन्टेस्क्यू है क्या, कौन था, तो ये एक फ्रेंच जज था। फ्रांसीसी क्रांति के समय में क्या होता है, ये एक जज, एक राजनीतिक, या फिर उस तरह से एक क्या, तो उस तरह से एक फिलोसफर था। कौन, मॉन्टेस्क्यू। इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक पुस्तक की रचना किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बीपीएससी क्वेश्चन भी पूछा है और फिर ये शायद पूछा है, लेकिन बिहार दरोगा एग्जाम में ये तो पूछा ही गया है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, इसमें बात की गई है किसमें, तो ये स्पिरिट ऑफ लॉज में दिया गया है। तो इसमें दोनों कथन क्या है, सही सही दिया गया है। और ये फ्रेंच रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो फ्रेंच रिवोल्यूशन कब होता है, 1789 में किया जाता है। कब, 1789 में। जबकि रशियन रिवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये 1917 में होता है। ठीक है, 1 अप्रैल, 2 बार होता है, एक बोल्शेविक और फिर उस तरह से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वहां पे आ जाता है। इसका आंसर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटना को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा की बात करते हैं। तो वास्को डी गामा सबसे पहली बार कब आता है, तो 1498 में आता है। ये आपको पता है कि जब पहली बार 1498 में आता है। केप ऑफ गुड होप अफ्रीका के दक्षिणी तट से गुजरते हुए ये कहाँ आता है, तो कालीकट में आता है, जहाँ पे उसका राजा जमोरिन के द्वारा इसको स्वागत किया जाता है। और किसकी सहायता से पहुँचता है, तो अब्दुल माजिद की सहायता से, जो गुजरात का एक नाविक था, उसकी सहायता से यहाँ पे कालीकट पहुँचता है वास्को डी गामा। और दूसरी बार कब आता है, तो 1502 में आता है। कब, 1502 में आता है दूसरी बार। पहली बार आता है 1498 और 1499 तक ये रहता है। फिर है जो
मसालों का व्यापार करने के लिए वो फिर से मसाला का उस तरह से लेकर चला जाता है, काफ़ी फायदा उसको दिखता है, तो फिर से व्यापार करने के लिए 1502 में आता है। और फिर तीसरी यात्रा कब होती है? पहली यात्रा ये होगी, दूसरी यात्रा ये होगी, और तीसरी यात्रा होती है कब? 1524 में। और 1524 में इसकी मृत्यु भी हो जाती है। कब मृत्यु हो जाती है? किसके कारण? मलेरिया के कारण होता है, मलेरिया हो जाता है, जिस कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है, मलेरिया हो जाती है। और इसको दफनाया कहाँ गया? तो दफनाया कहाँ गया? तो इसको वास्को डी गामा को दफनाया कहाँ पे? कोचीन में दफनाया गया। कोचीन में इसको है जो कोचीन में इसके दफनाया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ? इसके सब को है जो फिर से पुर्तगाल की ले जाया गया। पुर्तगाल की राजधानी जहाँ कहाँ जानते हैं? लिस्बन में है। वांडीवास की निर्णायक युद्ध कब होता है? 22 जनवरी 1760 को होता है। ठीक है, इसमें फ्रांसीसी और ये कर्नाटक के तीसरे युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और इसे सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है, जो 1756 और 1763 के बीच का ये भाग है बांडीवास। इसमें कर्नाटक का ये तीसरा युद्ध कहलाता है और फ्रांसीसी और ब्रिटिश के बीच में होता है। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार पाने के लिए ऐसे युद्ध किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जानते हैं कि 22 दिसंबर 1600 की इसकी स्थापना की जाती है। बेदरा का युद्ध जानते हैं कि कब? 1759 में होता है बेदरा का युद्ध। इसमें डच और किसके बीच? तो डच और अंग्रेज के बीच होता है, डच वर्सेस अंग्रेज। इसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और डच क्या होते हैं? हार जाते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। तो आपको सजाना है क्या? तो सबसे पहले देख सकते हैं वास्को डी गामा 1502 में आता है, तो एक पहले हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या है? तो 1502 के बाद देख सकते हैं क्या है? तो 1600 है, 1600 है, यानी कि एक फिर 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? 1760 है, 1700 फिर 59 है, यहाँ पे 4 हो जाए, 1 3 4 फिर 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से भी आगे आप बढ़ सकते हैं। ठीक है, निम्न में किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी? जानते हैं कि परमानेंट लैंड सेटलमेंट एक्ट लाया जाता है, सबसे पहले बंगाल के आसपास के क्षेत्रों में लाया जाता है, और किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लाया जाता है। उसके बाद के वर्षों में फिर क्या होता है कि उस तरह से महलवारी व्यवस्था भी लाया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर देख सकते हैं उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल सब उस समय एक ही था। ठीक है, बाद में इसको अलग किया गया था। पंजाब में क्या आता है? महलवारी आता है, महलवारी व्यवस्था। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इसको यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रिटिश कालीन भू राजस्व प्रणाली उस तरह से आता है, इसको भी देख लेते हैं। तो अस्थायी बंदोबस्त को इसको भी जमींदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, यानी जमींदारी प्रथा कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में लाया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर कर्नाटक के क्षेत्रों में भी इसको लागू किया गया था। अंग्रेजी भारत का ये टोटल एरिया का 19% कवर करता था, क्षेत्र को कवर करता था, 19% क्षेत्र को कवर करता था। और भूमि पर स्वामित्व किसका होता था? जमींदार का, यानी जमींदार को भूमि अलॉट किया जाता था और उससे उसको रेवेन्यू वसूलने का अधिकार उसको रहता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व का उत्तरदायित्व जमींदार पर रहता था। यदि वो नहीं लाता था तो सनसेट लॉ एक होता है, सनसेट लॉ इसके यानी सूर्यास्त का कानून। सूर्यास्त का कानून क्या होता है? उसमें जमींदारों को यदि जिस डेट को यदि उसको रेवेन्यू कलेक्ट करके अगर अंग्रेज अधिकारी को जमा नहीं करते थे तो उसको जो दी गई थी पट्टा यानी जमीन का जो टुकड़ा दी गई थी अधिकार क्षेत्र में, तो उसको है जो जमींदारी दी गई थी उसको जिम्मेदारी को उसको नीलाम कर दिया जाता था और फिर दूसरे को लोग खरीदते थे जो उसमें से ज़्यादा है जो पैसा देकर के उसको खरीदते थे। ठीक है, इसको इसी को सनसेट लॉ बोला गया, यानी सूरज के डूबने से पहले आपको पैसा जमा कर देना है। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं तो थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में इसको लाया गया था। मुंबई, मद्रास, असम के क्षेत्रों में इसको सबसे पहली बार लाया गया था। समस्त यही क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में पूछा गया कि मुंबई, मद्रास, असम में कौन सा? तो रैयतवाड़ी इसको लाया गया था। समस्त अंग्रेजी भूमि का सबसे ज्यादा था 51%, क्या 51% कवर कर रहा था एरिया को। भूमि का मालिक इसमें किसान होता था, इसमें जमींदार होता था और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? किसान को। किसान अपना है जो किसी तरह से अपना जो देते थे। कर की दर होती थी 30% से लेकर के 50% तक, यानी कि जो उत्पादन होता था उसमें का 50% आपको टैक्स के रूप में देना होता था। किसमें? तो रैयतवाड़ी में। रैयत मतलब किसानी होता है। ठीक है, महलवारी की बात करते हैं तो हाल्ट मैकेंजी के समय देखिए, ठीक है, रैयतवाड़ी, मुनरो, हाल्ट मैकेंजी के समय क्या? महलवारी। ये 1833 में लाया गया। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश, मध्य जो प्रदेश होते थे उस समय के क्षेत्र में, सेंट्रल प्रोविंसेस और पंजाब के क्षेत्रों में लाया गया और इस समस्त भूमि का 30%, यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ, उसके बाद सेकंड यहाँ, उसके बाद थर्ड यहाँ पे जमींदारी व्यवस्था, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक था यही। ठीक है, जमींदारी व्यवस्था। भूमि पर गांव का अधिकार होता है, इसमें किसान का, इसमें जमींदार का, इसमें गांव का अधिकार दिखाया गया।
ठीक है। और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी पूरे समस्त गांव और गांवों के मुखियाओं की थी। इसमें गांव के मुखिया होता था, उसे वही कलेक्ट करता था और फिर सरकार को देता था। और इसमें कर की दर देख सकते हैं 55% तक था, यहाँ पे इससे भी ज़्यादा था, 55% था। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो जानते हैं कि मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में इसको भेजा जाता है, ताकि उस समय वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, 1939 से 45 के बीच में ये बात चल रही है, और उस समय इंडियंस को शामिल करने के लिए क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा जाता है। लेकिन इसका जो उस तरह से जो रिजल्ट होता है, ये दोनों के द्वारा, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाता और इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। और क्रिप्स मिशन को इस तरह से गांधी जी ने कहा था, क्या है, एक बाउंस चेक है, एक चेक है जो बाउंस हो गया है, यानी किसी बैंक में इसको ले जाएंगे तो ये भंजेगा नहीं, उस तरह से एक चेक्ड बाउंस की तरह है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू इसके कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार के रूप में उस समय थे। इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। जानते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से लेकर 1945 तक है क्या कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में उस समय थे, जिस कारण से इसको ये वार्ताकार में शामिल होते हैं। और सबसे युवा बोल दे, सबसे युवा मात्र ये 23 साल की अवस्था में ही क्या होते हैं, एक मात्र 23 साल की अवस्था में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है, थोड़ा पानी पी लेते हैं, 1 मिनट। कराया कि निम्न में किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहा था? 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किसने किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने किया था, अश्विनी कुमार दत्त। और ये कब किया था? 1897 में जो कांग्रेस का सेशन हो रहा था, आईएनसी का सेशन हो रहा था, और ये इसके अध्यक्ष कौन थे? तो शंकरन नायर थे, शंकर नायर थे, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है। लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, बिपिन चंद्र पाल के बारे में हमने कई बार बताया है। इनको बिपिन चंद्र पाल को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी थॉट, यानी कि क्रांतिकारी सोच का जनक कहा जाता है। किसको? इसको, बिपिन चंद्र पाल को, फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी थॉट, यानी क्रांतिकारी विचारों के जनक। ठीक है, इन्हें कहा जाता है कि इनको, बिपिन चंद्र पाल को। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अब इसका आंसर क्या? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र क्या होता है, यानी मैन, ये बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ठीक है, ए में भी इसको बोलते हैं, ये आनुवांशिक भिन्नता को दर्शाता है, यानी कि वैसे वायुमंडल, वैसे क्षेत्र जहाँ पे बहुत सारे उस तरह से प्लांट स्पीसीज, एनिमल स्पीसीज की जैव विविधता पाई जाती है, यानी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, उस तरह से इंसेक्ट पाए जाते हैं, उस तरह से प्लांट्स का स्पीसीज पाया जाता है, उसको बोलते हैं क्या? तो उसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र बोलते हैं। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व पृथ्वी के 2 क्षेत्र होते हैं, वे क्षेत्र होते हैं जहां जैव विविधता को संरक्षित किया जाता है। इन क्षेत्रों में स्थलीय, समुद्री और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र शामिल होते हैं, और इन क्षेत्रों को संरक्षित करने का मकसद जीवन के सभी रूपों और उनके समर्थन प्रणालियों को संरक्षित करना होता है। और इन क्षेत्रों में प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में होने वाले बदलावों की निगरानी और मूल्यांकन किया जाता है। इन क्षेत्रों में अक्सर एक या ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य होते हैं, और इन क्षेत्रों में आर्थिक उपयोग के लिए बफर जोन भी बनाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान, निगरानी, शिक्षा और प्रशिक्षण जैसी गतिविधियां इसमें शामिल होती है, और इन क्षेत्रों में मानव गतिविधियों की अनुमति होती है, लेकिन वे बायोस्फीयर रिजर्व के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित नहीं करती है। जानते हैं कि भारत में यह पूछ सकता है क्वेश्चन कि कितने जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व है? तो 18 है। इसमें से 11 जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं जो यूनेस्को के एमएबी वर्ल्ड नेटवर्क में है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। कितने? 18 में 11 शामिल है, यूनेस्को है जो मैप प्रोग्राम के तहत शामिल है। दुनिया भर के 100 से ज़्यादा देशों में 500 से ज़्यादा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है जो बनाए गए हैं। निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? तो हाँ, देख सकते हैं कि कह रहा है कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन यानी उस तरह से जो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए कौन से है जो इस तरह से प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, जैसे कि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, यानी कि वैसा कृषि करें जिससे पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान ना हो, जिस तरह से क्लाइमेट को ज़्यादा अफेक्ट ना हो, जैसे कि ऑर्गेनिक खेती करना, नेचुरल फार्मिंग करना, तो उस तरह से सस्टेनेबल कृषि करना यानी सतत कृषि करना, ये सब सारे क्या इसमें
राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य मिशन के इसमें शामिल है सोलर एनर्जी, अपशिष्ट से ऊर्जा, यानी कि जो डिकम्पोज क्या कहते हैं, अपशिष्ट पदार्थ है, उससे हमको एनर्जी का उत्पादन करना है। वैसे क्या होगा, उससे क्लाइमेट चेंज कम होगा, क्लाइमेट में उस तरह से प्रदूषण कम होगा, उस तरह से क्या क्लाइमेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें देख सकते हैं नाभिकीय शक्ति, इस तरह से नाभिकीय शक्ति भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के इसमें शामिल नहीं है, जबकि सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, सौर शक्ति, अपशिष्ट से ऊर्जा परिवर्तन सारे इसमें शामिल हैं। भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में 8 मिशन इसमें शामिल है, देख सकते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। ऐसे टोटल 8 है जो उसमें प्रोजेक्ट को शामिल किया गया है। इसका जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए ऐसे उपाय किए जा रहे हैं, जैसे कि निम्न कार्बन शहरी विकास को बढ़ावा जाना, यानी कि कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा इसको लो अमाउंट में इसको उत्सर्जन को रोकने के लिए, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए समुदायों की क्षमता को बढ़ावा देना, भवनों का ऊर्जा दक्षता के हिसाब से अनुकूलन करना है, सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको ज़्यादा बढ़ावा देना है, अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण पर भी ध्यान देना है, यानी रिसाइकलिंग कराना है, डिकम्पोज अच्छा से कराना है, ऑटोमोटिव ईंधन अर्थव्यवस्था भी को भी मानक है उसको भी पालन करना है। जैसे आप देख सकते हैं कि BS4 इंजन का भी प्रयोग किया जा रहा है, CNG का प्रयोग किया जा रहा है। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है, इसको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाए वंदना शिवा। वंदना शिवा ने ही लिखा है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी। टुमारो मतलब कल जो आने वाले जैव विविधता है उसके बारे में इन्होंने प्रकाश डाला है। किसने? वंदना शिवा ने। यहाँ पे देख सकते हैं टुमारो क्या, तो टुमारोज बायोडाइवर्सिटी के लेखक कौन है, तो टेरा वाइवा है। कि माई लाइफ इन ए बायोडाइवर्सिटी ऑफ मूवमेंट, वंदना शिवा का ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है कि विश्व का प्रथम 3D यानी 3 डायमेंशनल प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है, तो इसका नाम टेरॉन फर्स्ट है। टेरॉन 1 है जो क्या विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट है, ये ध्यान रखना है। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट क्या है, टेरॉन 1 है। इसे रिलेटिविटी स्पेस ने विकसित किया और 22 मार्च 2023 को इसे केप कैनोवरल फ्लोरिडा में लॉन्च किया गया था, ठीक है। इस रॉकेट के 85% हिस्सा को 3D प्रिंटिंग के जरिए बनाया गया। इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, मीथेन ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है, इसको ध्यान रखना है। और इसमें टोटल कुल 10 इंजन थे। वहीं दुनिया का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन क्या है, अग्निलेट है। अग्निलेट है, इसे चेन्नई के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने विकसित किया और अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा से अग्निवान नाम का एक रॉकेट भी लॉन्च किया। यह रॉकेट स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित था। इसमें सिंगल 3D प्रिंटेड इंजन लगा था और अग्निवान भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन वाला रॉकेट है, इसको भी याद रखना है। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर तरुण पिथौड़े हो जाएगा। तरुण पिथौड़े ने ही ऑपरेशन गंगा लिखा है। जानते हैं कि ऑपरेशन गंगा के द्वारा भारत के द्वारा ऐसा मिशन लाया गया था जो क्या, तो रूस और यूक्रेन के जो बीच में उस समय युद्ध हो रहे थे, उसी के द्वारा वहाँ पे जो भारतीय फंसे हुए थे, भारतीय छात्र या उस समय वहाँ के भारतीय पेशेवर फंसे हुए थे, वहाँ से लाने के लिए, उनके अपने नागरिकों को वापस भारत लाने के लिए ऐसे ऑपरेशन गंगा है जो लाया गया था भारत के द्वारा। और यही पुस्तक में इसमें दिखाया गया कि यूक्रेन और रूस के बारे में दिखाया गया है। ये क्या है, एक पब्लिक सर्वेंट है, कौन, तरुण पिथौड़े। छोटे व्यापारियों के लिए एक मुफ्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने किया था, यानी जो छोटे छोटे व्यापारी है उसके लिए भी एक मुफ्त आयकर योजना बनाने के लिए है जो समिति ने रिकमेंडेशन दिया था, जिसका आंसर चलैया समिति है। चलैया समिति, जिस समिति ने भारत के आयकर अधिनियम की धारा 88 के तहत कर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किया, ये कौन है, तो एक केलकर समिति है। केलकर समिति के बारे में पूछ सकता है कि किसने कहा कि कर छूट को समाप्त करने की सिफारिश किया, ठीक है, ये धारा 88 के तहत, तो केलकर समिति। केलकर समिति का गठन होता 2015 में और इसका मुख्य सिफारिश प्रत्यक्ष कर से संबंधित आयकर छूट सीमा बढ़ाने, छूट के युक्तिकरण, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ को समाप्त करने, यानी कि जो उस तरह से बहुत सारे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसको समाप्त करने, धन कर के उन्मूलन आदि से संबंधित है। इसमें प्रमुख सिफारिश है कि प्रत्यक्ष कर का प्रशासन, व्यक्तिगत आयकर, निगम कर, धन कर पे आदि उन्होंने सिफारिश दिया था। चलिए इस समिति की बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 1991 में होती है और सरकार ने भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए घोषणा पत्र तैयार करने के लिए प्रोफेसर राजा चलैया के तहत एक कर सुधार समिति यानी टैक्स रिफॉर्म कमेटी की स्थापना किया था, ठीक है, इसको ध्यान रखना। टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, टैक्स रिफॉर्म कमेटी, ठीक है, ये इससे संबंधित कौन है, चलैया समिति।
यह टीआरसी 1991, 1992 और 1993 में कई उपायों के साथ 3 रिपोर्टों के साथ इसको ये लाया गया था। सोम समिति की बात करते हैं तो 2013 में गठित किया गया और सरकार द्वारा गठित इस विशेषज्ञ पार्थ सारथी सोम की अध्यक्षता वाली समिति ने 2 रिपोर्टों को प्रस्तुत किया। जीएआर और अप्रत्यक्ष हस्तांतरण से संबंधित पूर्वव्यापी संशोधन पे इन्होंने प्रकाश डाला है। रंगराजन समिति की बात करते हैं तो इसका स्थापना कब होता है? 2012 में, और इसने ग्रामीण गरीबों के लिए दैनिक प्रति व्यक्ति खर्च 27 रुपये से बढ़ाकर के 32 रुपये किया और शहरी गरीबों के लिए 33 रुपये से बढ़ाकर 47 रुपये कर दिया था। इसको क्वेश्चन को याद रखना है, कितना 32 रुपये और ये 47 रुपया है जो एक गरीब है जो पर डे इतना खर्च करेगा, तो ये है जो शहर के लिए, और उसको यदि वो कम करता है तो गरीब, और गरीब में श्रेणी में गांव में, और फिर शहर में यदि कह रहा है कि शहरी गरीब के लिए कितना 47 रुपये यदि वो एक दिन में खर्च कम करता है तो, एक दिन से कम खर्च करता है तो। इस प्रकार ग्रामीण भारत में औसत मासिक प्रति व्यक्ति खर्च के आधार पर गरीबी रेखा को बढ़ाकर 972 रुपये और शहरी भारत में 1407 रुपये किया गया था। यानी देख सकते हैं कि औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय, यानी कि मंथली वाइज एक आदमी कितना खर्च करेगा। यदि गरीब गांव में यानी ग्रामीण अवस्था में क्या 972 रुपया से कम करता है तो गरीब है, और शहर में यदि 1407 रुपया से कम करता है तो गरीब है, यदि इससे ज़्यादा करता है तो शहरी अमीर के श्रेणी में आ जाएगा, यानी कि पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो जाएगा। नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सिद्धांत फिशर ने दिया था, नकदी लेन देन सिद्धांत। देख सकते हैं कि अमेरिकी अर्थशास्त्री इरविंग फिशर ने साल 1911 में, कब? साल 1911 में अपनी किताब द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि द परचेजिंग पावर ऑफ मनी किसकी रचना है? तो फिशर ने लिखा था 1911 में। इसमें मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के लेन देन के संस्करण को पेश किया, और सिद्धांत के मुताबिक मुद्रा की मात्रा में बदलाव होने पर मुद्रा के मूल स्तर में भी बदलाव होता है। यानी कि यदि आप मुद्रा ज़्यादा है जो उत्पन्न करते हैं तो इसमें क्या होगा? ज़्यादा इसमें फिर मुद्रा की कीमत में भी गिरावट होती है। फिशर के मुताबिक मुद्रा की मात्रा में बढ़ोतरी होने पर मुद्रा के मूल्य में कमी होती है और मूल स्तर भी बढ़ता है। मुद्रा की मांग और आपूर्ति से भी मुद्रा का मूल्य या मूल्य स्तर भी तय होता है। जैसे अभी डॉलर का मांग ज़्यादा हो जाए, डॉलर की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। फिशर के मुताबिक मुद्रा की मात्रा और मूल स्तर के बीच संबंध तभी अनुपातिक होता है जब मुद्रा के प्रचलन का वेग और सकल राष्ट्रीय उत्पाद स्थिर रहता है। इसके मुताबिक लोग अपनी पूरी आय लेन देन पर तुरंत खर्च कर देते हैं, और फिशर के मुताबिक पैसे की मांग सिर्फ लेन देन के लिए ही होती है। निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के रूप में विख्यात है? तो जानते हैं जमशेद सिंह ईरानी। और टाटा की बात करते हैं, टाटा ग्रुप की स्थापना कब होती है? टाटा की 1868 में, ठीक है, स्थापना होती है। लेकिन इसके बाद एक थोड़ा सा एक शेयर मार्केट में उस तरह से स्टॉक खरीद के किया गया था, लेकिन बाद में फिर क्या टिस्को की स्थापना होती है, टिस्को की स्थापना होती है। टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी के रूप में इसका जमशेदपुर में स्थापना किया गया था, जमशेद जी टाटा के द्वारा। कब? 1907 में इसकी स्थापना की जाती है। और जानते हैं कि अभी हाल ही में रतन टाटा की निधन भी होती है, ठीक है। जमशेद जी ईरानी को भारत का स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। स्टील सेक्टर में उनके अहम योगदान के लिए उन्हें यह नाम दिया गया। उनका निधन 86 साल की उम्र में जमशेदपुर के टाटा मेन अस्पताल में हो गया था, ठीक है। और जमशेद जी ईरानी टाटा स्टील के पूर्व एमडी थे, और उन्होंने टाटा स्टील को नया रूप दिया। इनका जन्म होता है 2 जून 1936 को, और ये कौन से धर्म से हैं? पारसी धर्म से है जो बिलोंग करते हैं। कौन? जमशेद जी टाटा या फिर रतन टाटा। उन्होंने नागपुर के साइंस कॉलेज से बीएससी और नागपुर यूनिवर्सिटी से ही एमएससी की थी। उन्होंने ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ शेफील्ड से मास्टर्स पीएचडी किया। इनके 3 बच्चे हैं, जुबीन, नीलोफर और तनाज, इनके 3 बच्चे भी हैं। दलखाई नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओडिशा हो जाएगा दलखाई नृत्य। यहाँ देख सकते हैं दलखाई नृत्य में होता क्या है? तो दलखाई नृत्य ये क्या है? फोल्क डांस ऑफ संबलपुर। संबलपुर जानते हैं ओडिशा में है। इस तरह से महिलाओं एक चक्र लगाकर एक गोलाकार स्थिति में क्या करते हैं? तो देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए ऐसा क्या करते हैं? डांस करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ये ओडिशा टूरिज्म के द्वारा ये दिया गया है, यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। तो दलखाई फोल्क डांस किसका है? ओडिशा का है, इसको याद रखना है। अब हम कुछ अस्मरणीय तथ्य भी देखते हुए बढ़ते हैं कि बिंबिसार ने किसे हराकर, बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था, इसने किसको हराया था? अंगराज को। किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? यानी ब्रह्मदत्त को हरा करके अंगराज को है जो मगध में मिला लिया था। किसने? बिंबिसार ने। इसने मगध की राजधानी को राजगिरी बनाया, राजगिरी को मगध की राजधानी बनवाया। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भी भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र किसने किया? अजातशत्रु ने किया, और अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता था। क्या? कुनिक। ये क्वेश्चन पूछा गया है।
इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। कौन? अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने किया, जिस तरह से इसे पितृहंता किया गया, यानी कि अजातशत्रु ने अपने बाप को मारा, उसी तरह से उदयन भी अपने बाप इसको अजातशत्रु को मारता है। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का तथा बाद में बौद्ध धर्म का यह अनुयायी बन गया था। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना भी की और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया, जबकि कालाशोक क्या किया? अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र फिर से ट्रांसफर कर दिया। यानी देख सकते हैं कि उदयन किसको राजधानी बनाता है? पाटलिग्राम यानी पाटलिपुत्र को। फिर क्या होता है? पाटलिपुत्र से शिशुनाग करता है राजधानी, पाटलिपुत्र से वैशाली ट्रांसफर करता है गंगा के ऊपर, ठीक है। गंगा के ऊपर से फिर करता है कालाशोक क्या करता है? वैशाली से फिर पाटलिपुत्र है जो ट्रांसफर कर देता है और फिर पाटलिपुत्र ही राजधानी रहती है। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन होता है? कालाशोक होता है। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदी वर्धन था, जबकि नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद और अंतिम शासक नंद वंश का घनानंद था, जिसको हरा करके मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। किसके सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने फ्रेंड्स पूरे 26 नंबर सेट का 50 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है, ठीक है। और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप, जैसा हमने बताया है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं और फिर आप इसको रिवाइज करते रहें। तब तक अभी बीपीएससी पीटी का एग्जाम है, इसको 26 वीडियो है, अभी 26 सेट का वीडियो आपके पास रहेगा अभी अवेलेबल। कुछ दिनों के लिए अभी हम छुट्टी ले रहे हैं, जिस कारण से अभी वीडियो नहीं आ पाएगा। उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और आपके पास करंट अफेयर्स का 75 सेट है, उसको भी आप है जो उसको देखते रहेंगे, रिवीजन करेंगे, 2-3 बार रिवीजन कर लेंगे, ताकि पूरी तरह से आपका जो डिस्कशन से फायदा होने वाला है वो पूरी तरह से आपका कंसेप्ट भी स्ट्रांग होगा। और साथ में 26 जो सेट किया गया है ये काफ़ी है, जो डिस्कशन किया गया है उसका डिस्कशन का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप रिवीजन भी कर सकते हैं। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, ठीक है। तो थैंक यू।